हेलो, चेक चेक चेक, लाइव टेस्टिंग चेक। ये साउंड चेक करते हैं हम। अगर साउंड ठीक है तो कोई कमेंट करके थम्स अप कर दो, नहीं तो साउंड ओके बोल दो, तो हम समझेगा कि साउंड इज ओके एंड लाइव हम लोग स्टार्ट कर सकेगा आफ्टर पीपल ज्वाइन इन। तो फिर से हम बोलता है कि लाइव साउंड टेस्टिंग चेक 1 2 3। अगर साउंड ओके है तो कोई ओके कर दो, थम्स अप कर दो, नहीं तो साउंड ओके है कमेंट कर दो। तो कमेंट आने के बाद में, साउंड ओके है बोलने के बाद में वी कैन स्टार्ट, नहीं तो साउंड का प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा आगे में हम एक तो लाइव सेशन देखते था समरजीत हाफलोंग का, और उसका साउंड में प्रॉब्लम हो गया था। तो अराउंड 15 to 20 मिनट्स तो बिना साउंड का ही चल रहा था वो लाइव। तो प्रोमेश नाइटिंग ने बोला है यस, वनिशा होजाई ने बोला है यस ओके है। जेरॉक्स कैम्प्राई XEORX खतरनाक नाम है, जियोक्स ना क्या बोलेगा। बापुन हाफलोंगबा, माइकल लंगटसा ओके थैंक यू, अभी तक मालूम हो गया। चंदन कैम्प्राई साउंड ओके सर। तो आज बहुत दिन बाद में लाइव आया है, और अगर आप लोग को आज का सेशन का बाद में अच्छा लगा तो बोलो, बीच बीच में लाइव सेशन करना है तो हम जरूर आएगा। तो आज एक टॉपिक लेके आया है, बट ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में बोलना है, अलग टॉपिक में भी जा सकता है, बट लेट अस ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, अदरवाइज मेरा लाइव सेशंस ज्यादा लंबा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक पोल भी है, आप लोग उनको देखने मिलेगा। एक लाइव सेशन में एक पोल है, पोल में आप वोट करने सकेगा। तो वही टॉपिक है आज का, और वो टॉपिक है कि इज ओपोजिशन डेड इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी में ओपोजिशन खत्म हो गया नहीं क्या ना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि अभी इलेक्शन का भी माहौल अभी आ गया है। इंडिया का लोकसभा इलेक्शन, द बिगेस्ट इलेक्शन इन इंडिया, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो अभी अप्रैल में होने वाला है, और इलेक्शन अनाउंस हो गया है डेट्स, और कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया है। अगर कोई को इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है और कुछ मालूम नहीं है कि क्या है इलेक्शन का डेट्स कब अनाउंस हुआ और क्या है, तो हम जानकारी दे देता है। बाकी जगह का हम मालूम नहीं है, अपना जगह के बारे में तो हम थोड़ा नोट करा है। तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्युएंसी है लोकसभा का, तो ये कार्बी आंगलोंग का 2 डिस्ट्रिक्ट और हमारा डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट मिला के, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी होता है। तो उसका जो डेट है वोट देने का दिन, पोलिंग डेट, वो है अप्रैल 26। यस, अगर अभी तक आप लोग मालूम नहीं हुआ है तो नोट कर लो, अप्रैल 26 को है। तो ये हम लोग का जो एक ही लोकसभा सीट है, कार्बी आंगलोंग का 2 डिस्ट्रिक्ट और हम लोग को मिला के, उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बोल के बोलता है। ये एसटी के लिए रिजर्व है, कभी कभी डिफू कॉन्स्टिट्युएंसी भी बोल देता है इसको। तो हाँ, बिकॉज अभी इलेक्शन अनाउंस हो गया तो बहुत सारा जगह में अलग अलग न्यूज हो रहा है। नेशनल लेवल में तो आज का सबसे बड़ा न्यूज है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, उसको ईडी ने अरेस्ट किया है। एक लिकर मतलब दारू का एक केस है जो बहुत सालों से चल रहा है। अभी पहले वो लोग का एक मिनिस्टर था मनीष सिसोदिया बोल के, उसको भी अरेस्ट करा रहा वो सेम केस में। अभी वो केस में अरविंद केजरीवाल भी इन्वॉल्व है बोल के ईडी ने केस को इन्वेस्टिगेट करके अभी, लेकिन यह केस खत्म नहीं हुआ है, तो उसको अभी सजा नहीं मिला है, लेकिन उसी चक्कर में उसको अरेस्ट किया है। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दिया है कि अरविंद केजरीवाल गिल्टी है बोल के, लेकिन ईडी के तरफ से उसको अरेस्ट किया है कल रात को 11 रात को। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है एक। और हमारा डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में तो ओपोजिशन का बात चल ही रहा है, तो डिमा हसाओ को भी जो न्यूज आज देखने को मिला है, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग बोलेगा, तो उसमें है कि समरजीत हाफलोंग जो एक्स बोलेगा, क्योंकि थोड़ा दिन पहले, मतलब 1 वीक भी हुआ है ना, नहीं शायद हम भूल गया, लेकिन थोड़ा दिन पहले ही उसको डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंटशिप था उससे उसको हटा के नया एक प्रेसिडेंट रखा है। तो थोड़ा दिन पहले तक तो समरजीत हाफलोंग डिमा हसाओ का कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो आज, और बाय द वे समरजीत हाफलोंग
पहले हम लोग का काउंसिल का सीएम भी रह चुका है और एमएलए भी रह चुका है। तो एक्स एमएलए और एक्स सीएम भी है डिमा हसाओ का। तो वो आज का दिन में गुवाहाटी में जाके कांग्रेस से रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किया। तो ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल का आज का थोड़ा पॉलिटिकल का बड़ा न्यूज। और वो अकेला ज्वाइन नहीं किया, उसके साथ में था क्लेंगडुंग एंगटी। क्लेंगडुंग एंगटी कार्बी आंगलोंग का है और क्लेंगडुंग एंगटी जो है वो एक्स एमएलए है, वो भी एक्स एमएलए है कार्बी आंगलोंग से। और उसका जो पिताजी था है अभी भी जिंदा है बाय द वे, उसका जो पिताजी है वो है बीरेन सिंह एंगटी, जो एक्चुअली पहले हम लोग का बहुत सालों से हम लोग का एमपी था, जो कांग्रेस से ही हमेशा वो इलेक्शन लड़ता था, बीरेन सिंह एंगटी। तो उसका बेटा क्लेंगडुंग एंगटी जो एक बार एमएलए भी हुआ है, वो उसने भी आज कांग्रेस से रिजाइन करके गुवाहाटी में जाके बीजेपी ज्वाइन किया। तो ये है आज का बिग पॉलिटिकल न्यूज डिमा हसाओ के उससे। बीजेपी को तो अच्छा लगेगा, वो लोग के लिए तो प्लस वाला एक तो न्यूज है, ऑपोजिशन के लिए थोड़ा एक डैमेजिंग वाला न्यूज है। तो अभी हम डिस्कस करना चाहता है कि क्या ऑपोजिशन खत्म हो रहा है, क्या ऑपोजिशन को ना ऑपोजिशन का मतलब ही क्या है, क्या कोई ऑपोजिशन रहना चाहता है, और वो सब चीज के बारे में डिस्कस करेगा। तो आपका भी अपना ओपिनियन होगा, आप या में हम पोल रखा है उसमें जाके वोट कर सकता है कि इज द ऑपोजिशन डेड इन इंडियन डेमोक्रेसी, यस या नो। अगर आपको श्योर नहीं है, आपका मेडअप नहीं हुआ माइंड, तब थोड़ा रुको, लेट अस डिस्कस इन दिस लाइफ, देन उसके बाद आप वोट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समरजीत हफलंगबार का केस में हम थोड़ा अपना ओपिनियन देना चाहेगा। हम वैसे तो फेसबुक में एक लंबा पोस्ट दिया है, तो वो सिमिलर चीज ही हम बोलेगा। मेरे ओपिनियन में तो समरजीत हफलंगबार, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अभी जो कांग्रेस पार्टी से रिसेंटली, वैसे तो कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने समरजीत हफलंगबार को निकाला है बोल के, ठीक है, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया। हजेरंग बोल की एक एक्स एमएससी है लाइसोंग एरिया का, तो हजेरंग जी को नया प्रेसिडेंट बनाया है डिमा हसाओ का। तो कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं बोला डिमा हसाओ में कि समरजीत हफलंगबार को प्रेसिडेंटशिप से निकाला है बोल की, लेकिन एक्चुअली बात है कि निकाला जैसा ही है जितना अंदर का खबर है। और मैंने खुद वो केस का बाद में, वो उसको हटाने का बाद में हम समरजीत हफलंगबार को फोन किया था, बिकॉज हम भी थोड़ा ताज्जुब हो गया था, शॉक हो गया था कि अरे सडनली प्रेसिडेंटशिप चेंज हो गया, तो क्या समरजीत हफलंगबार खुद से रिजाइन किया या उसको रिमूव कर दिया। तो समरजीत हफलंगबार खुद ने बोला कि वो रिजाइन तो नहीं किया, सो बेसिकली मतलब उसको रिमूव कर दिया। तो मेरा ओपिनियन है कि समरजीत हफलंगबार को अभी सडनली जो डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से रिमूव किया, तो वो भी एक सही डिसीजन तो नहीं लगता है। एनीवेज कांग्रेस पार्टी जो डिसीजन लेता है वो लोग का मर्जी है। आई एम नो वन, हम कोई नहीं होता है कि वो लोग को बोलने के लिए क्या करो क्या मत करो, लेकिन अपना ओपिनियन हम दे रहा है जो पूरा चीज टू देख के। तो समरजीत हफलंगबार को रिमूव अभी नहीं करना था। क्यों करने वाला गलत हुआ, मेरे हिसाब से अनफेयर हुआ, गलत नहीं बोलेगा, इट्स देयर डिसीजन, अनफेयर। क्यों अनफेयर हुआ? क्योंकि देखो समरजीत हफलंगबार 2022 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से वो डिमा हसाओ कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हुआ है। तो अभी मतलब 1.5 years हो गया होगा। तो ये 1.5 years उसका प्रेसिडेंटशिप में समरजीत हफलंगबार ने जितना तक मेरा ओपिनियन है एज ए ओपोजिशन लीडर एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ओपोजिशन पार्टी बहुत मतलब वोकल था और बहुत मतलब अपना ड्यूटी को कई हद तक ठीक से निभाया, हम बोलेगा समरजीत हफलंगबार को। बहुत बार वो अलग अलग इश्यूज में वो बाहर निकल के अपना बात को रखता था, वेरी वोकल होके, स्ट्रांग होके। उस समय में जब ओपोजिशन लीडर कोई भी मतलब
बहुत सारा इश्यूज के बारे में कुछ नहीं बोलता था, इंक्लूडिंग कांग्रेस का लीडर्स, तब समरजीत हाफलंगबार अकेला बीजेपी का जो जो पॉलिसीज है जो गलत है, मतलब जो एंटी पीपल है और स्पेशली एंटी सिख शेड्यूल है, एंटी ट्राइबल है, उसके बारे में वो बोलता था, जो काफी हद तक वो सही होता रहा। तो बात है कि अभी रिसेंटली इलेक्शन जनवरी में हुआ काउंसिल का, तो ऑब्वियसली कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये खाली कांग्रेस का नहीं, सबका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी ने स्वीप किया, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 26 सीट्स वो लोग जीत गया, सॉरी 26 नहीं, 25 सीट्स वो लोग जीत गया। तो अभी कांग्रेस का फेलियर जरूर हुआ ये जनवरी का काउंसिल का इलेक्शन में, लेकिन वो समरजीत हाफलंगबार एज ए प्रेसिडेंट उसको अकेला ब्लेम तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अकेला दोष तो नहीं है, क्योंकि वो 1.5 years, अभी तो उस टाइम में तो 1.5 भी नहीं, उससे भी कम था, बहुत कम समय मिला उसको कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए। तो वो अकेला, और उस टाइम में तो वो फुल प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं था, वर्किंग प्रेसिडेंट टाइप जैसे रखा था। तो जो भी हो, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो अकेला उसका ब्लेम तो नहीं ले सकता है, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में कांग्रेस ने डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में 2019 का एमपी इलेक्शन भी हारा, 2019 का एमएससी इलेक्शन भी हारा, फिर 2021 का एमएलए इलेक्शन भी हारा। तो कांग्रेस बहुत सालों से डिमा हसाओ में इलेक्शन को जीत नहीं सका है। तो उसका मतलब नहीं है कि हमेशा वो प्रेसिडेंट का ही गलती होता है। अगर इस बार प्रेसिडेंट का गलती हुआ है, तब तो पहले का इलेक्शन में भी तो प्रेसिडेंट का गलती मान के उस टाइम में प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। 2019 इलेक्शन, 2021 इलेक्शन के बाद में तो प्रेसिडेंट को तो रिमूव नहीं किया, तो बहुत साल तो ऐसा चला गया। तो अभी 1.5 years से भी कम जब समरजीत हाफलंगबार कांग्रेस को चलाया, और कांग्रेस अगर जीत नहीं सका ये इलेक्शन, तो उसको फट सडनली क्यों चेंज करना था, वो मतलब थोड़ा अनफेयर हो जाता है। बिकॉज अभी इलेक्शन होने वाला है, अभी इतना कम समय में, अभी 1 महीना है सिर्फ, तो 1 महीना का टाइम में ये नया प्रेसिडेंट जो है, अभी जो नया प्रेसिडेंट है हाइजरंग जी, सीनियर है पार्टी में, बहुत सालों से है, हम उसको एज एन इंडिविजुअल हम प्रॉब्लम नहीं मिलता है, हम रेस्पेक्ट देता है, बट क्या 1 month के अंदर में हाजिरंग जी क्या ये कांग्रेस पार्टी को सडनली मतलब नया ये लेके मतलब संभाल सकेगा, अच्छा रिजल्ट दिला सकेगा? वो बच हो जाता है। तो समरजीत हाफलंगबार को ठीक है, मतलब जो वोकल एक आदमी था उसको मतलब सडनली कोई रीजन मुझे नहीं दिखता है कि मतलब क्यों उसको रिमूव किया। एक क्वेश्चन आता है कि अभी कांग्रेस ने ये काउंसिल इलेक्शन में 6 कांग्रेस कैंडिडेट्स ने विड्रॉ कर लिया था, और वो लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि ये 6 लोग सडनली अपना वो विड्रॉ कर लिया बोल की कांग्रेस का, वहां में कोई भी दूसरा कैंडिडेट नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस और बीजेपी था, और कांग्रेस ने विड्रॉ कर दिया, इसलिए वो 6 जगह में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी अनकॉन्टेस्ट होके जीत गया, अनकॉन्टेस्टेड हो गया वो इलेक्शन। तो उसमें कांग्रेस के ऊपर में पब्लिक डिमा हसाओ का बहुत नाराज हुआ, आज तक नाराज है, जहां जहां स्पेशली जैसे कि माईबंग का, गुंजुंग का और सब जगह का। लेकिन कभी कभी हम माईबंग का और गुंजुंग का आदमी लोग के साथ में भी बात कराए तो वो लोग बहुत ही गुस्सा है कि कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया और उसका कैंडिडेट क्यों विड्रॉ कर दिया, क्योंकि वो लोग को वोट करने का भी चांस नहीं मिला। इस बार इलेक्शन में बहुत दुख का बात हुआ कि 6 जगह में डिमा हसाओ का आदमी को वोट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसे अंदर में वो डील कर दिया। तो इसके लिए आज तक भी कांग्रेस के ऊपर में पब्लिक लोग बहुत नाराज है। तो ये ऑब्वियसली ये अभी समरजीत हाफलंगबार का प्रेसिडेंटशिप का अंदर में हुआ, लेकिन क्या समरजीत खुद अकेला रेस्पॉन्सिबल है ना? बाकी लीडर्स, व्हाट अबाउट द अदर सीनियर लीडर्स, व्हाट अबाउट द कमिटी? ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया था? अगर वो कैंडिडेट्स लोग का गलती है, अभी कांग्रेस पार्टी बोलता है कि वो कैंडिडेट लोग का गलती है, वो 6 कैंडिडेट वो लोग ने अपना को बेच दिया, मतलब बाकी लोग तो मतलब सरेंडर नहीं किया, ये 6 लोग नहीं किया, तो इधर वो लोग ज्यादा डर गया, नहीं तो वो लोग को खरीद लिया। ये तो पार्टी का एक्सप्लेनेशन है, और वो लोग को मतलब
लाइफ टाइम के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया वो 6 कैंडिडेट को, ऐसा बोला है। लेकिन ये पार्टी का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन वो पार्टी फुल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना, कि मतलब क्यों ऐसा 6 लोग को चुना कि इतना इजीली वो लोग गिव अप कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक, जब से कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट करता है और जब से काउंसिल मिला है 1952 से लेके आज तक, तो ऐसा तो नहीं हुआ इतना इलेक्शन चला गया कि इतना लोग कांग्रेस का रिजाइन कर दिया। तो जो हम कांग्रेस में हम लोग का कमिटी होता है, तो वो कमिटी का मेंबर्स लोग भी रेस्पॉन्सिबल होता है टिकट देने में। कोई एक अकेला आदमी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है टिकट देने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। और ऊपर से दिसपुर से भी अप्रूवल आता है टिकट में, कभी कभी तो नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो स्टेट प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी लगता है और कौन कौन इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुआ, गलत आदमी को आप लोग ने टिकट दे दिया, ये तो पूरा पार्टी का गलती हो गया। ये तो कोई एक आदमी को दोष नहीं दे सकता है। तो जो भी हो, तो ऐसा तो हो गया। तो अभी कांग्रेस पार्टी से बिकॉज समरजीत को निकाल दिया, उसको भी नाराज, दिल में दुख हुआ होगा, क्योंकि इतना साल से वो अकेला पार्टी में इतना वन ऑफ द मोस्ट वोकल, द मोस्ट बोलेगा, वन ऑफ द नहीं, द मोस्ट वोकल लीडर इन कांग्रेस पार्टी वही था बीजेपी को पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने में। लेकिन आज उसको ही पार्टी से निकाल दिया, तो शायद दुख तो लगेगा उसको। लेकिन मेरा सेकंड पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड, अगर समरजीत के बारे में थोड़ा बोलेगा तो आई थिंक समरजीत हफलंगबार थोड़ा जल्दी, मतलब उसने जंप कर लिया। थोड़ा देर पहले हम उसका लाइव देख रहा था, तो समरजीत हफलंग बोल रहा था कि ऐसे ऐसे कांग्रेस में बहुत परिवारवाद होता है सब लेवल में, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और वो भी मतलब हर्ट हुआ, इसलिए उसको दुख हुआ। एंड समरजीत हफलंगबार ने बोला कि चीफ मिनिस्टर ने उसको फोन किया, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने उसको फोन किया, बुलाया गुवाहाटी में, मान इज्जत दिया और बोला कि अगर आप अभी कोई दूसरा पार्टी में काम नहीं करना चाहते हो तो आप बीजेपी में आप आ सकते हो, ऐसा बोल के बोला। तो इसलिए समरजीत हफलंगबार मतलब इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो समरजीत हफलंगबार के तरफ से मेरा ओपिनियन है, आई मीन नाउ वो डिसएग्री कर सकता है मेरा साथ, बट हम सिर्फ अपना ओपिनियन रखता है कि जब वो इतना वोकल लीडर था अगेंस्ट बीजेपी और उसका पॉलिसीज का अगेंस्ट में, क्योंकि कल तक, परसों तक, हम अभी उसका लाइव देखने के बाद में हम जाके उसका फेसबुक टाइमलाइन देखा, तो 3 दिन 4 दिन पहले तक भी वो एंटी बीजेपी पोस्ट को शेयर कर रहा था एंड प्रो कांग्रेस। इवन जयराम एंगलेंग जो अभी कांग्रेस से टिकट मिला है, हमारा ये लोकसभा जो ऑटोनोमस ये डिस्ट्रिक्ट जो डिफू भी बोलता है शॉर्ट में, डिफू लोकसभा होमस्ती के लिए जो जयराम एंगलेंग जी को कांग्रेस से टिकट दिया है, उसके बारे में भी वो शेयर किया है समरजीत हफलंगबार ने। तो मतलब प्रो कांग्रेस और एंटी बीजेपी पोस्ट वो 4 दिन 5 दिन पहले भी कर रहा था। तो ये सडनली शिफ्ट होना कि मतलब यस, एज एन इंडिविजुअल देखो, एनी टाइम हम लोग अपना माइंड चेंज कर सकता है, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग का माइंड चेंज हो सकता है। वो हम नहीं बोलता कि एक हम आज ये सोच के रखा तो यही हम सोचते रहेगा, वो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इतना जल्दी शिफ्ट होना और वो थोड़ा मतलब इजीली हम लोग उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, यू नो। तो समरजीत हफलंगबार ने बोला कि बीजेपी ने बुला दिया, इसलिए अभी वो नाउ ही इज प्रेजिंग कि बीजेपी का डेवलपमेंट वर्क्स जो हो रहा है उसको हम लोगों को सपोर्ट करना है और 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इट इज वेरी फनी बिकॉज कल परसों तक वो खुद ही बोल रहा था कि 6 शेड्यूल का जो अटैक हो रहा है वो अभी का सरकार के अंदर में ही हो रहा है, जो पंचायती राज बोलो और बाकी जो पॉलिसीज बोलो, तो सब अभी का बीजेपी गवर्नमेंट का अंदर में ही तो हो रहा है, ये सब अभी तो आया है। बट वही उसका स्टैंड थोड़ा इसमें अनक्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से समरजीत हफलंगबार का राइट है कांग्रेस पार्टी की तरफ नाराजगी रखना, लेकिन इतना जल्दी जम करके बीजेपी में जाना, वो थोड़ा डिसीजन भी थोड़ा मुझे तो गलत लगता है। वो अलग एक स्टैंड ले सकता था, वो शायद कांग्रेस से रिजाइन होकर इंडिपेंडेंट रह सकता रहा, नहीं तो कोई दूसरा एक पार्टी को सपोर्ट कर सकता था, नहीं तो न्यूट्रल रह के थोड़ा देर तक मतलब यू नो ऑब्जर्व करके कौन क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसीजन ले सकता रहा। लेकिन सडनली
मतलब सिक्स शेड्यूल प्रो सिक्स शेड्यूल होके सडनली जिसको वो बोल रहा था कि एंटी सिक्स शेड्यूल एंड सडनली उसमें जाना जस्ट बिकॉज एक फोन कॉल आ गया, तो वो थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है। उसको और थोड़ा कन्विंस कराना पड़ेगा आपको अभी। और थर्ड एंगल जो हो गया इसमें, जो इसमें इन्वॉल्व है वो है बीजेपी पार्टी। तो बीजेपी पार्टी का एक चीज मुझे बहुत फनी लगता है, लेकिन एक्चुअली फनी है क्योंकि ये फनी नहीं है, ट्रेजिक है। तो एक बोलता है ना ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब ये ट्रेजिक कॉमेडी है। क्योंकि देखो बीजेपी हमेशा जो लोग को बोलता है कि ये कांग्रेस में लीडर था, नहीं तो ये एएसडीसी में लीडर था, नहीं तो आउटसाइड आवर डिस्ट्रिक्ट तो दूसरा पार्टी भी होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टेक्स्ट में बोला तो ये लोग पहले में रूलिंग था, ये लोग पार्टी चलाया बहुत साल से, ये सीएम था, ये आदमी एमएलए था, ये आदमी मिनिस्टर था, ये लोग गवर्नमेंट चलाया बहुत सालों तक, लेकिन ये लोग डेवलपमेंट नहीं करा, ये लोग कुछ भी नहीं करा हमारे लिए, जो भी करा मतलब खराब करा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमेशा मतलब पुराना लीडर के बारे में मतलब हम लोग ज्यादा गाली सुनने को मिलता है, लेकिन समय में जब वो लोग को जरूरी है, मतलब स्पेशली इलेक्शन के टाइम में, तो यही लीडर को साथ में ले लेता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है। तो इसमें मालूम होता है कि, तो मेरा बात हो गया कि आपका जो एलिगेशन है, बीजेपी पार्टी का जो एलिगेशन रहता है टुवर्ड्स कांग्रेस लीडर और एनी एएसडीसी लीडर, एनी अदर लीडर जो पहले सरकार में था, तो क्या वो एलिगेशंस फॉल्स है? अगर वो एलिगेशन सही है, आपका नजर में ये लीडर लोग रेस्पॉन्सिबल है कि मतलब हम लोग को डुबाने में, हम लोग को डेवलप नहीं कराने में, इवन आफ्टर हैविंग पावर मिलने के बाद में भी इतना सालों तक, तो वही लीडर को इलेक्शन के टाइम में आप क्यों बीजेपी में लेना चाहते हो? हाँ, ओपोजिशन तो वीक होता है, नो डाउट, और आपको एक स्ट्रेंथ मिलता होगा क्योंकि ओपोजिशन को वीक करा के तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन आपका जो एलिगेशन होता है कि ये लोग रेस्पॉन्सिबल है, ये लोग खराब है, ये लोग कल ही ऐसा हुआ, पहले आप लोग क्या किया था आगे में, मतलब आप लोग रूलिंग होने के टाइम में, तो वो लोग को ही फिर बाद में पार्टी में ले लेता है, ठीक इलेक्शन का आगे में। तो आपका बात कैसे विश्वास करेगा? आपका बात विश्वास करेगा या वो आदमी में विश्वास करेगा जिसको आप लोगों ने एलिगेशन दिया है? तो शायद समरजीत हाफलंग ठीक ही आदमी था होगा, ठीक ही सीएम था होगा, ठीक ही मिनिस्टर था, एमएलए था होगा। तो अगर वो ठीक नहीं था, आप लोग जैसे हमेशा बोलते आया है, तो आज का दिन में उसको क्यों आप लोगों ने फिर पार्टी में लेना चाहता है, ठीक इलेक्शन का आगे में इतना मान सम्मान से? तो इधर आप लोग झूठ बोल रहा था वो आप लोगों ने बोलो कि नहीं समरजीत हाफलंग ठीक आदमी था, आप लोगों ने वो बोलो। नहीं तो अगर आप लोग का बात में सही है, अटल है कि नहीं समरजीत हाफलंग ने पहले ठीक नहीं किया ऐसे करके, तब तो आप लोग उसको पार्टी में नहीं लेके भी होता है। कल परसों तक तो आप लोग समरजीत हाफलंग को नहीं लेके भी तो इलेक्शन तो जीत के आया ना, कल परसों ही तो खत्म हुआ इलेक्शन। तो अभी सडनली मतलब उसका जरूरी क्या पड़ गया आप लोगों को ना? ये सिर्फ इलेक्शन का पहले में अगर आपका थोड़ा हवा अगर थोड़ा बिगड़ता है, तो आपको हवा ठीक करने के लिए आपको ओपोजिशन का लीडर भी आप लोगों ने ले लेता है, ओपोजिशन को थोड़ा वीक करने के लिए। क्योंकि समरजीत हाफलंग अकेला नहीं गया है, समरजीत हाफलंग के साथ में क्लेंगडुंग एंगटी गया है। क्लेंगडुंग एंगटी हो गया बीरेन सिंह एंगटी का बेटा। क्लेंगडुंग एंगटी खुद कांग्रेस का एक लीडर है, पहले एमएलए भी हो चुका है, और उसका पिताजी जो है बीरेन सिंह एंगटी, वो लॉन्गेस्ट हम लोग का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपीज इन इंडिया, नॉट जस्ट हम लोग को यहां में बट इन इंडिया वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी बीरेन सिंह एंगटी है। तो उसका बेटा क्लेंगडुंग एंगटी आज बीजेपी ज्वाइन किया। तो लास्ट इलेक्शन में भी बीरेन सिंह एंगटी कॉन्टेस्ट किया था, ठीक है, तो इस बार नहीं किया। तो इतना साल से बीजेपी बीरेन सिंह एंगटी का अगेंस्ट में इलेक्शन खेल के आया, बोला कि बीरेन सिंह एंगटी
खराब एमपी हुआ, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं हुआ। आर्टिकल 244A हम लोग को नहीं मिला। ऑटोनोमस स्टेट के बारे में वो कुछ फाइट नहीं किया एमपी होके। हाँ, क्योंकि एमपी इलेक्शन में हमेशा ये इशू निकलता ही निकलता है, आर्टिकल 244A और ऑटोनोमस स्टेट को। और ये सही भी है, क्योंकि एमपी हम लोग को हाईएस्ट जो हाउस है बोलने से तो लोकसभा में जाता है। वैसे तो राज्यसभा है, लेकिन फिर भी हम लोग को लोकसभा में हम लोग इलेक्ट करके भेज सकता है। तो बीरेन सिंह एंटी ने हम लोग को आज तक ये लाके दे नहीं सका वो, इवन दो वो एमपी बना बहुत बार। ऐसे तो बोल के बीजेपी ने बार बार बीरेन सिंह को अटैक किया कि कांग्रेस पार्टी का एमपी हम लोग को ला नहीं सका, प्लस करप्शन करा, करप्ट है, अच्छा से डेवलपमेंट नहीं करा। तो आज के दिन में जिसको इतना सालों से गाली दे दे के लास्ट 2019 में तो हरा भी दिया बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम बीरेन सिंह एंटी को, कांग्रेस कैंडिडेट को। तो विद इन 5 इयर्स, अभी ठीक इलेक्शन का पहले आप लोग बीरेन सिंह एंटी का फैमिली के उसको बेटा को ही आप लोगों ने फिर बीजेपी में एक्सेप्ट कर दिया। सो वही बात फिर से हम क्वेश्चन आ जाता है कि तो आपका एलिगेशंस जो इतना सालों से एलिगेशंस था कि ये लोग ने ठीक से नहीं संभलाया ये परिवारवाद, तो वो परिवार बीरेन सिंह एंटी जो इतना सालों से मतलब 6 टाइम्स या 7 टाइम्स वो एमपी होके आया है और उसका बेटा भी फिर पॉलिटिक्स में घुस के एमएलए भी हुआ है, उसको आप लोग ने पार्टी में ले लिया। तो आप लोग जो बोलता है ये लोग खाली फैमिली पॉलिटिक्स करता है कांग्रेस फैमिली, तो अभी बीजेपी में फिर ज्वाइन करा दिया, तो क्या फैमिली पॉलिटिक्स नहीं हो गया? फैमिली में तो चल के आ रहा है। तब तो जो कांग्रेस में भी जिसके पास पावर था, आज के दिन में बीजेपी में भी फिर वो लोग के पास में पावर होगा। तो ये ही है, मतलब ये 3 एंगल यहाँ में कांग्रेस का समरजीत को निकालना और खुद एज ए पार्टी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना फॉर द ये मतलब पार्टी का वीकनेस होने में, और कांग्रेस पार्टी का एक गलत डिसीजन हम बोलेगा। मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट मुझे तो लगता है कि क्लेंगडुंग ने बीजेपी ज्वाइन किया क्योंकि जितना मेरा ये अनकंफर्म्ड है, तो ये मतलब मैं ऑफिशियली मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना मुझे सुनाई दिया तो क्लेंगडुंग एंटी भी एक टिकट का दावेदार था। ये इलेक्शन के लिए कांग्रेस का टिकट क्लेंगडुंग मांग रहा था, बिकॉज इतना सालों से क्लेंगडुंग का पिताजी जो बीरेन सिंह एंटी है वही मतलब टिकट मिलके आ रहा था एमपी का। तो वो उसका उम्र भी हो गया, अभी तो बहुत एजेड हो गया है, तो इसलिए बीरेन सिंह के बदले में क्लेंगडुंग मतलब इलेक्शन लड़ेगा और टिकट भी मांगा था वो, लेकिन टिकट उसको नहीं मिला, जोयराम एंगलेंग को मिला। तो शायद बोल रहा है, ये तो मेरा डोंट कोट मी ऑन दिस, ये मतलब हम कोई सोर्सेस से हम नहीं बोल रहा है, शायद मतलब ऐसा हो सकता है कि बिकॉज टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज होके क्लेंगडुंग भी अभी ज्वाइन किया। बिकॉज कोई दूसरा रीजन मुझे नहीं दिखता है कि सडनली क्लेंगडुंग भी क्यों मतलब बीजेपी ज्वाइन करेगा लास्ट मोमेंट में इलेक्शन का। बिकॉज इतना सालों से अगर कोई फैमिली पूरा कांग्रेसी फैमिली बोल सकता है तो बीरेन सिंह एंटी का फैमिली भी बोल सकता है, बिकॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कांग्रेस सर्विंग लीडर है, तो वही फैमिली का। तो इसमें शायद कांग्रेस का भी थोड़ा गलती हुआ हो सकता है। आई मीन अगेन कांग्रेस पार्टी अभी सुनेगा तो बोलेगा कि हु आर यू ना, हम लोग का डिसीजन है। यस एब्सोल्युटली आप लोग का डिसीजन है, लेकिन क्वेश्चन तो कर सकता है ना हम लोग भी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हम कि जोयराम एंगलेंग को टिकट दिया आप लोग, ठीक है आप लोग का डिसीजन है, लेकिन जोयराम एंगलेंग कल परसों तक बीजेपी का लीडर था। जोयराम एंगलेंग लास्ट ईयर ही ओनली फ्यू मंथ्स अगो, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। और कोइंसिडेंटली जोयराम एंगलेंग बीजेपी का टिकट होल्डर था 2014 में जोयराम एंगलेंग बीजेपी से टिकट लेके चुनाव खेला था, लेकिन हार गया था अगेंस्ट बीरेन सिंह एंटी जो कांग्रेस से उस टाइम में जीता था। एंड उसके बाद जोयराम एंगलेंग एमएलए इलेक्शन खड़ा हुआ बीजेपी से और जीत के आया, और एमएलए भी था 2016 में, एमएलए भी हुआ जोयराम एंगलेंग बीजेपी से। तो उसके बाद में भी वो बीजेपी में था। तो अभी 2021 में जोयराम एंगलेंग को टिकट नहीं मिला, बीजेपी का टिकट नहीं मिला एमएलए को, इसलिए, लेकिन फिर भी वो था बीजेपी में बहुत देर तक। और रिसेंटली ओनली, जैसे कि मैंने बोला 1 साल भी नहीं हुआ, हम एग्जैक्टली भूल गया, बट फ्यू मंथ्स बिफोर लास्ट ईयर में जोयराम एंगलेंग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आया।
तो जो आदमी इतना लास्ट मिनट में बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस आया, उसको एमपी का टिकट दे दिया। तो एमपी तो एक बहुत बड़ा मतलब लेवल है, एमएलए से भी बड़ा एमपी है। तो इतना सारा लोग जो कांग्रेस से इतना साल काम करते हैं कांग्रेस में, मतलब कार्बी आंगलोंग में, डिमा हासाओ में, फॉर द सोच की एमपी का टाइम में हम भी चुनाव लड़ेगा, एमपी टिकट मांगेगा। तो सडनली जो बीजेपी से आया जोयराम एंगलेंग, उसको अगर टिकट दे देगा तो वो मतलब ऑब्वियसली पार्टी कार्यकर्ता को, पार्टी वर्कर्स को तो थोड़ा अनफेयर लगेगा, तो अभी कांग्रेस इसमें क्या सोचता है हम मालूम नहीं, बट पार्टी को तो ऐसा लगेगा और पब्लिक को भी ऐसा लगेगा कि क्या कांग्रेस में इतना लीडरशिप क्राइसिस हो गया, क्या कांग्रेस में लीडर्स ही नहीं है। नॉट फ्रॉम कार्बी आंगलोंग ओनली, डिमा हासाओ से भी, क्योंकि डिमा हासाओ से भी एक टिकट दे दो, नहीं तो अगर हार जीत मैटर नहीं करता, टिकट ही देना है तो कहीं से भी टिकट दे सकता है। लेकिन क्या पार्टी का इतना क्राइसिस हो गया कि कांग्रेस में जो शायद इतना सालों से काम कर रहा है, उसको टिकट देने के लिए ऐसा वाला आदमी भी नहीं मिला कि लास्ट में जोयराम एंगलेंग को ही टिकट दे दिया, जो कल परसों बीजेपी से आया। तो ए नॉर्मल कांग्रेस वर्कर को वो कैसा लगेगा, वो अनफेयर लगेगा ना, कि मतलब दैट मीन्स कि कल कुछ भी हो सकता है, कल कोई भी आ सकता है, जस्ट बिकॉज वो बीजेपी में एक थोड़ा बड़ा नेता था और इलेक्शन का पहले आया, तो उसको टिकट दे देना चाहिए। बोल के जो भी पार्टी ये काम करो, गलत तो गलत है, मतलब सी पर्सनली मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली जोयराम एंगलेंग जी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्लेंगडुंग से प्रॉब्लम नहीं है, समरजीत से प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहा है। क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है कि हम लोग जो रियल इश्यूज है, जो रियल मुद्दा है, उससे हम लोग भटक रहा है, बिकॉज हम लोग ये पॉलिटिक्स में हम लोग इन्वॉल्व हो रहा है। तो व्हाट इज द रियल मुद्दा? रियल मुद्दा इस आज का दिन में 6 शेड्यूल का डायल्यूशन हो रहा है हम लोग को 3 डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग चुपचाप बैठा है, हम लोग चुपचाप बैठा है, हम लोग कुछ कर नहीं रहा है उसके बारे में। हम लोग तभी कर सकेगा तब जब हम लोग ये डिफरेंसेस को थोड़ा भूल के, बोथ द वोटर एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग आगे जाएगा। तो अभी क्वेश्चन है कि ये तो ओपोजिशन, अगर अभी का समय में अगर 6 शेड्यूल डाइल्यूट हो रहा है तो उसको कौन चैलेंज करेगा? ऑब्वियसली ओपोजिशन को ही करना पड़ेगा। तो लेकिन ओपोजिशन कौन है? इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया कि इज द ओपोजिशन डेड? आप लोग वोट कर सकता है यस और नो, इज द ओपोजिशन डेड इन इंडियन डेमोक्रेसी? तो ओपोजिशन मेरे हिसाब से तो आज के दिन में आप कांग्रेस में होने से ही ओपोजिशन होगा, ना टीएमसी में होने से ही होगा, या एपीएचएलसी में होने से ही होगा। हमारा कॉन्टेक्स्ट में बोला, डिमा हासाओ और कार्बी आंगलोंग में, और ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में भी, मतलब आम आदमी पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी में होने से आप ओपोजिशन होगा। आई डोंट थिंक दिस इज द आंसर, ये आंसर नहीं है। आज के दिन में ओपोजिशन मतलब हो गया कि सरकार का जो पॉलिसीज है, सरकार का पॉलिसीज में अच्छा पॉलिसीज भी होगा, अच्छा पॉलिसीज को आप जय जयकार, वाह 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 हमेशा करने जरूरी नहीं है। हाँ, आप एक बार कर दिया, गुड इनफ, बिकॉज जो अच्छा काम है वो तो होगा, तो और हो रहा है वो, उसमें अच्छा है अच्छा है अच्छा है 100 बार बोल देने से वो और भी अच्छा हो जाएगा, वो बात तो नहीं है। लेकिन जो गलत चीज हो रहा है, जो गलत चीज हो रहा है, उसको बोलने के लिए आपका फ्रीडम और आप में हिम्मत और आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर गलत चीज को हम लोग को इग्नोर करने लग जाएगा कि नहीं गलत है लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज बीजेपी का आदमी नाराज हो जाएगा, हम नौकरी मिलने के लिए हम रुक रहा है, हाँ हमको नौकरी नहीं मिलेगा, हमरा बिल पेंडिंग है, हमरा कॉन्ट्रैक्ट का बिल पेंडिंग है, हमरा सप्लाई का बिल पेंडिंग है, वो रुका देगा। नहीं तो हम तो नौकरी करने वाला है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम लेक्चरर है, हम कुछ बोलेगा तो हमको ट्रांसफर कर देगा। अगर ये सोच है तो वो उस जगह में गलत हो जाता है हम लोग, और उस काम को करने के लिए ओपोजिशन आपको होना है। लेकिन ये ओपोजिशन आप जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके आप ओपोजिशन होगा, वो बात नहीं है। आप विदाउट ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी आप ओपोजिशन हो सकता है। नहीं, ये चीज तो हमको ठीक नहीं लगा,
ये तो ठीक नहीं है। इतना जस्ट दिस मच, खाली ये सेंटेंस बोलने से भी आप एक अच्छा ओपोजिशन का रोल कर रहा है। नहीं, ये पॉलिसी तो ठीक नहीं हुआ बोलना, लेकिन अगर इतना बोलने के लिए भी अगर हम लोग उनका और हिम्मत नहीं है पब्लिकली, देखो पब्लिकली ये बोलना पड़ेगा, पब्लिकली खाली अपना दिमाग के अंदर बोलेगा और चुपचाप बैठेगा तो वो एक डर है, और वो डर हो गया तो मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, तब तो सिस्टम ही चेंज कर दो, राजा लोग को वापस लेके आ जाओ और राजा का सिस्टम से चला दो। ये तो हम बार बार बोलता है। तो ओपोजिशन आज के दिन में मर गया न जिंदा है। जस्ट बिकॉज कोई एक लीडर एक पार्टी छोड़ के वो दूसरा पार्टी बीजेपी में चला जाने से क्या ओपोजिशन खत्म हो गया? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ओपोजिशन हमेशा जिंदा रहना है और जिंदा होते ही रहेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होने से भी। तो आजकल का नौजवान लोग का स्पेशली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो सबका है, सीनियर सिटीजन तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यूथ का तो और भी है, क्योंकि यूथ लोग, आप लोग के पास फ्रीडम ज्यादा होता है, आप नौकरी करने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक डर ज्यादा यूथ में घुस गया आजकल की नौकरी इतना मिलना थोड़ा मुश्किल है बोल के हमेशा प्रो गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट रहो, तभी आपको नौकरी मिलेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगा, ऐसा वाला सोच आ गया है यूथ लोग में। और इसीलिए मतलब ओपोजिशन मेरे हिसाब से तो ये दैट इज द बिगेस्ट डेंजर टू द ओपोजिशन डाइंग। अगर ऐसा चलते रहेगा तो ओपोजिशन के लिए थोड़ा डेंजर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आई नो देयर आर मेनी यूथ्स, बहुत सारा यूथ्स लोग है, हम डेली इंटरेक्शन भी चलता है बहुत लोग से, थ्रू सोशल मीडिया भी चलता है, एंड वो लोग सही बात बोलता है, अच्छा बात बोलता है। हम कभी कभी ताजुब लगता है कि ओ वाओ, ऐसा लोग अभी भी है, ऐसा यूथ्स अभी भी है बोल के हम ताजुब भी लगता है, और होना है। तो अभी बात हो गया कि आने वाला इलेक्शन में क्या देख के हम लोग सिक्स शेड्यूल का जो डाइल्यूशन हम बोला है, ये देखो हम लोग का जो कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाव है, उसमें स्पेशली हम लोग का आर्टिकल 244A और ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड नहीं बोलेगा हम, इट इज नॉट ए डिमांड, वो हम लोग का राइट है, वो हम लोग का पॉलिटिकल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोग को। 1969 में आर्टिकल 244A हम लोग को मिल गया था, क्योंकि हम लोग मेघालय नहीं गया था। आज के दिन में अगर हम लोग मेघालय अगर ज्वाइन कर लेता रहा, जो हम लोग को ऑप्शन दिया गया था उस टाइम में, नॉर्थ का 4 हिल्स बोलता था हम लोग को, कार्बी आंगलोंग और हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का, अगर उस टाइम में अगर हम लोग को मेघालय में चला जाता रहा तो ऑटोनोमस स्टेट पहले मिला था, उस टाइम में खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, गारो हिल्स, अगर उस टाइम में हम लोग एक साथ हम लोग का कार्बी आंगलोंग और एनसी हिल्स भी उस टाइम चला जाता रहा, तो हम लोग सब मिलके हम लोग मेघालय फॉर्म करता रहा। और क्या होता रहा उसका रिजल्ट, आज के दिन में कार्बी आंगलोंग और हमारा डिस्ट्रिक्ट मिला के हम लोग को मिनिमम 25 जैसा हम लोग को एमएलएस होता था। क्योंकि आज के दिन में देखो कार्बी आंगलोंग में पॉपुलेशन कितना 9 to 10 lakhs ऑलमोस्ट जैसा हो गया है। काउंसिल में जो कॉन्स्टिट्युएंसी है कार्बी आंगलोंग में, जैसे कि लुम्बाजोंग बोलो, आमरी बोलो, क्या क्या बोलो, 30,000 40,000 पॉपुलेशन होता है एक एमएससी कॉन्स्टिट्युएंसी में। उतना पॉपुलेशन से तो हम लोग को आज के दिन में मेघालय में होता रहा तो हम लोग को एमएलए मिल जाता रहा। मेघालय में 25,000 से एक एमएलए सीट होता है, 30,000 से होता है। तो ऐसा करके कार्बी आंगलोंग से तो आराम से आज का दिन में 15 नहीं तो इवन 20 शायद एमएलए निकल सकता रहा, और हमारा डिस्ट्रिक्ट से, डिमा हसाव डिस्ट्रिक्ट से 5 जैसा एमएलए तो आराम से निकल जाता था। तो टोटल मिला के हम लोग को 25 जैसे एमएलए होता था। तो आज के दिन में मेघालय में 60 एमएलए है, तो 60 एमएलए में और शायद 25 ऐड हो जाता रहा, तो हम लोग को वहां में एक स्ट्रेंथ होता रहा, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ होता था, पॉलिटिकल पावर होता था आज के दिन में, और शायद हम लोग को और एक्स्ट्रा एमपीज भी मिल जाता था। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो आज का रियलिटी क्या है, आज का रियलिटी क्या है, हम लोग वहां नहीं गया मेघालय में, हम लोग आसाम में बैठा, ये डिसीजन लिया हम लोग का। तो वो डिसीजन का रिजल्ट क्या हुआ, आज में कार्बी आंगलोंग से रिसेंटली बढ़ाया, अभी तो 5 एमएलए हो गया, लेकिन कार्बी आंगलोंग में 4 ही एमएलए था, और स्टार्टिंग में तो और भी कम था, 3 था शायद, 3 से स्टार्ट किया, नहीं तो 2, वो हम थोड़ा गलती हो जाएगा शायद। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अभी तक भी सिंगल एमएलए, इतना बड़ा एरिया हम लोग का, अभी भी हम लोग का एक ही एमएलए हम लोग का है,
और हम लोग को 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के वेस्ट कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के हम लोग को इतना बड़ा एरिया मिला के द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है हम लोग को। एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग को पूरा आसाम में ये बिगेस्ट एरिया वाइज बिगेस्ट है। एक ही एमपी है लेकिन हम लोगों और बाकी लोग को तो इतना सारा एमएलए मिलता है आसाम में। अभी इतना सारा एमएलए हो गया सब जगह में। आउट ऑफ 126 एमएलए हम लोग का 6 तो रह गया 3 डिस्ट्रिक्ट कंबाइन करके। 6 का बदले में आज हम लोग को एटलीस्ट 25 हो सकता था। तो वही है मतलब उस टाइम में हम लोग ने गलती किया तो, लेकिन वो तो पुराना बात हो गया। अभी वो वापस हम लोग लेके आने नहीं सकता है, तो वापस लेने नहीं सकता है। लेकिन जो हम लोग को रिटर्न में दिया तो उसको तो हम लोग को यूटिलाइज कर सकता है ना। इतना बड़ा चीज हम लोग को हाथ से जाने दिया तो हम लोग को रिटर्न में क्या दिया? हम लोग को रिटर्न में दिया आर्टिकल 244A। व्हाट इज आर्टिकल 244A? 244A ने बोला है कि विद इन आसाम के अंदर में जब भी हम लोग को चाहेगा हम लोग को मतलब ये हिल डिस्ट्रिक्ट को हम लोग को एक ऑटोनोमस स्टेट देगा। मतलब नॉट ए सेपरेट स्टेट बट ए स्टेट विद इन ए स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर में स्टेट, एक मिनी स्टेट। तो एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है ये ऑटोनोमस स्टेट, लेकिन एक स्टेट के अंदर में स्टेट। तो मतलब हम लोग का कुछ ऑटोनॉमी होगा। फुल्ली हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं होगा, हम लोग आसाम के अंदर में रहेगा लेकिन एक ऑटोनोमस स्टेट, एक ऑटोनॉमी। देखो ये आज के दिन में ये चीज कंट्रोवर्शियल है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट, आसाम स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं मानता है। इवन तो तब माना लेकिन वही धोखा दे दिया ना। तब माना, तब यस बोल दिया लेकिन आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो हम लोग के साथ धोखा हुआ, हम लोग को धोखा दे दिया। अगर हम लोग को देना ही नहीं था ऑटोनोमस स्टेट तो क्यों आर्टिकल 244A उस टाइम में दिया? तब तो हम लोग को पब्लिक लोग उस टाइम में, हम लोग को लीडर्स लोग मेघालय के साथ चला जाता था ना उस टाइम में फॉर मोर पॉलिटिकल पावर। ज्यादा पॉलिटिकल पावर के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग मेघालय का साथ जाता था, लेकिन हम लोग को नहीं किया क्योंकि इन रिटर्न हम लोग को और एक पावर दिया विच इज आसाम में रहने का ऑप्शन, लेकिन आप लोग को ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा अंडर आर्टिकल 244A। लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, मतलब धोखा दे दिया। वादा किया लेकिन धोखा दे दिया। आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया ये हम लोग को। तब से लेके 1969 से लेके अभी तक ये फुलफिल नहीं किया। और उस बीच में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और अल्टीमेटली प्रोटेस्ट करके भी कुछ नहीं होता है बोल के मिलिटेंट मूवमेंट निकला, आर्म्स उठाया लोग ने, इसलिए डिमांड किया। अगर उस टाइम में ये आर्टिकल 244 इंप्लीमेंट कर देता था आज के दिन में कितना जान नहीं जाता रहा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में और कार्बी आंगलोंग में। कितना ग्रुप यूपीडीएस बोलो, डीएसडी बोलो, ये सब फॉर्म नहीं होता था और इतना नौजवान लोग अपना जान नहीं गंवाता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम में आर्टिकल 244A आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया इसलिए आदमी लोग मरा और वो जान अभी कभी वापस भी नहीं आएगा। लेकिन ये बात हम क्यों उठा रहा है? क्योंकि इलेक्शन का टाइम में 2019 में और 2014 में भी बीजेपी ने आके बोला कि हम लोग आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करेगा बोल के बोला। ऑटोनोमस स्टेट देगा, आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट करेगा। कांग्रेस ने इतना साल नहीं किया है तो हम लोग करेगा बोल के ये वादा देके फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस को हरा सका बीजेपी हमारा ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स में इन आसाम। बीजेपी का कभी भी नाम और निशान नहीं था यहां में, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी इलेक्शन में कांग्रेस को हरा सका ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि वो लोग ने वादा किया कि 244 आर्टिकल 244A हम लोग इंप्लीमेंट करेगा। इतना साल जो आप लोग के साथ धोखा हुआ हम लोग इंप्लीमेंट करेगा। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का उस टाइम में तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं था, लेकिन वो खुद कार्बी आंगलोंग में इलेक्शन के टाइम में 2014 में आके वादा करके गया। फिर उसके बाद में ये लास्ट इलेक्शन में भी 2019 में भी जो कैंडिडेट है होरेन सिंह बे और बीजेपी का जितना है वो लोग ने भी आके बोला कि आर्टिकल 244A हम लोग इंप्लीमेंट करेगा, आप लोग एक बार जिता के तो देखो। और जिता दिया, 2019 में जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, होरेन सिंह बे को जिता दिया। लेकिन जब होरेन सिंह बे एमपी होने के बाद में 2019 में पार्लियामेंट में जब उसने सवाल पूछा कि आर्टिकल 244A लेके
कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल टीम ने जाके प्राइम मिनिस्टर को साथ में एक मीटिंग किया। तो होम मिनिस्ट्री का क्या डिसीजन है, होम मिनिस्ट्री का क्या ओपिनियन है आर्टिकल 244A को लेके और ऑटोनोमस स्टेट को लेके। तो उस टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जवाब दिया और ये गूगल में आप लोग देख सकता है। आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप लोग जाके गूगल कीजिए हॉरेन सिंह बे, HORENSINGH BEY, हॉरेन सिंह बे MP डिबेट्स, हॉरेन सिंह बे MP डिबेट्स बोल के आप लोग गूगल कीजिए। इंडिया का जितना लोकसभा MP है वो लोग ने ये 5 साल में पार्लियामेंट में क्या क्या सवाल उठाया और उसका जवाब क्या क्या आया, वो सब आप ऑनलाइन आपको मिलेगा। एक वेबसाइट आप लोग को मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा ना लिंक वही है PRS बोल के एक लिंक आएगा, PRS.org ना क्या बोल के है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां में आप देख सकेगा 2019 में जब हॉरेन सिंह बे ने ये क्वेश्चन किया तो वहां में रिप्लाई आया कि देर इज नो कंसिडरेशन, कुछ मतलब आर्टिकल 244A लेके और ऑटोनोमस स्टेट मैटर लेके गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, मतलब वो लोग का सोच में ही नहीं है, वो लोग नहीं करेगा मतलब। तो वो क्लियरली बोल दिया है वहां में। आप लोग डिटेल्स में जाओ, गूगल में जाके हॉरेन सिंह बे MP डिबेट्स बोल के चेक करो, आपको देखने को मिलेगा। और 2019 में जब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही ये रिप्लाई मिल गया हॉरेन सिंह बे को, हॉरेन सिंह बे का फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई ऐसा मिल गया, उसके बाद वो 5 साल में और ये सवाल को नहीं उठाया। उसके बाद में और ये 5 साल में आर्टिकल 244A के बारे में और सवाल नहीं उठाया और डिमांड नहीं रखा, क्योंकि मालूम हो गया कि ये मिलने वाला नहीं है बोल के। अभी हम लोग को सोचना है कि बहुत लोग का मानना है कि आज का दिन में ये ऑटोनोमस स्टेट मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि स्मॉलर स्टेट का डिमांड बहुत सारा है। आप लोग को मालूम है त्रिपुरा में अभी प्रद्युत मानिक्या और उसका पार्टी तिपरा मोथा ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड कर रहा है कब से। और भी स्मॉलर स्टेट्स का डिमांड चल रहा है। तो इसलिए बहुत लोग को लगता है विद इन आसाम बोरोलैंड का डिमांड बहुत सारा से है, पहले से है। लेकिन हमारा जो है ये डिमांड नहीं है, हम इसलिए बार बार बोलता है ये डिमांड नहीं है। हम लोग को तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट भी मिल गया है हम लोग को, आर्टिकल 244A बोल की। आर्टिकल 244A तो बोरोलैंड में भी नहीं मिला था, फिर त्रिपुरा में भी नहीं मिला था। ये तो स्पेशली हम लोग को लिए दिया था, कार्बी आंगलोंग और उस टाइम का NC हिल्स डिस्ट्रिक्ट का। तो हमारे लिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया है, तो देने के बाद तो हम डिमांड क्यों बोलेगा इसको? ये तो डिमांड नहीं है, ये तो हक है, ये तो राइट है, ये तो ऑलरेडी है मतलब रिटर्न में। इसको सिर्फ मतलब इंप्लीमेंट कर देना है, इसको पास कर देना है। अगर ये पास हो जाएगा पार्लियामेंट में तो ये हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि आसाम स्टेट गवर्नमेंट से रुकावट आता है, आसाम स्टेट गवर्नमेंट से इसको रोकता है, क्योंकि आसाम स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है ये होने के लिए। वो लोग भी अपना आर्गुमेंट में वो लोग को लगता है वो लोग राइट है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि अगर कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को ऑटोनोमस स्टेट मिल जाएगा तो जो भी सरकार चला रहा है, जो भी पार्टी सरकार चला रहा है आसाम में, वो लोग को ऊपर में नाराज हो जाएगा एसएमएस सोसाइटी, रेस्ट ऑफ आसाम वो लोग को ऊपर में नाराज हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को ऑटोनोमस स्टेट दे दिया बोल के। इसलिए जो भी पार्टी चलाता है वो लोग डर लगता है कि अगर ये हम दे देगा तो हमारा सरकार गिर जाएगा। तो नॉट जस्ट सरकार, हम लोग को फ्यूचर पॉलिटिक्स भी शायद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो भी लीडर ये डिसीजन लेगा वो लोग को ऊपर में सवाल उठेगा कि आपने असम का पावर कम कर दिया है, आपने असम का डेमोग्राफी में, असम का पॉलिटिक्स में आप लोग ने ये बहुत बड़ा भूल कर दिया है जो कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ को ऑटोनॉमी दे दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जो थिंकिंग है, ये सोच है, ये सही है।
ये सही नहीं है। अगर हम लोग के साथ एक डील किया है, एक वादा किया है, तो उसमें हम लोग को गलती क्यों ठहराना है और क्यों हम लोग को भूल ठहराना है? ऐसा होने से तो मिजोरम को जो आज का दिन में स्टेट मिल गया, मिजोरम भी तो लुशाई हिल्स था, वो लोग आज मिजोरम हो गया। मेघालय भी तो पहले में गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंटिया हिल्स था, वो लोग आज मिजोरम हो गया, वो लोग भी तो असम के अंदर था। आज के दिन में नागालैंड है, पहले नागा हिल्स बोल के असम के अंदर था, आज नागालैंड हो गया, वो लोग को भी तो अलग स्टेट मिल गया। तो क्या वो लोग दुश्मन हो गया? वो लोग क्या इंडिया का अंदर में नहीं है ना? आज मिजोरम इज एन इंडियन स्टेट, मेघालय इज एन इंडियन स्टेट, नागालैंड इज एन इंडियन स्टेट, जस्ट लाइक आसाम। आसाम भी इंडियन स्टेट है, हम लोग बॉर्डर शेयर करता है, एक दूसरे के साथ में बिजनेस करता है, सब इंडियन सिटीजन्स है एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या दुश्मन तो नहीं हो गया ना? मेघालय का चीफ मिनिस्टर, आसाम का चीफ मिनिस्टर एक साथ दोस्त होके अलायंस पार्टी बनाता है। हाँ, सेम पार्टी अलायंस में तो नागालैंड और आसाम दोस्त दोस्त होता है, मेघालय दोस्त दोस्त होता है। अभी तो मिजोरम में ZPM आ गया बोल के, नहीं तो MNF होने में तो मिजोरम और ये भी आसाम भी दोस्त दोस्त एक साथ सरकार चलाया। तो अगर वो नहीं तो वो लोग के साथ में भी गुस्सा होना था ना कि तुम तो लुशाई हिल्स था, धोखा दे के आप लोग मिजोरम हो गया, तुम लोग तो जैंटिया खासी गारो हिल्स था, आप लोग ने धोखा दिया आसाम को और इसलिए आप लोग चला गया, अलग हो गया। तुम तो नागा हिल्स था, हम लोग को अंदर में था, क्यों चला गया? वो लोग के साथ तो आप लोग ऐसे बिहेव नहीं करता है। तो जब भी कार्बी आंगलों और डिमा हासाओ से हम लोग बोलता है ऑटोनोमस स्टेट, तो हम लोग को उस नजर से क्यों देखता है कि मतलब यू आर ट्राइंग टू बिट्रे आसाम, आप लोग तो आसाम का है, क्यों हम लोग से अलग होना चाहता है, क्यों आसाम को तोड़ना चाहता है? अरे बाकी लोग तोड़ के चला गया आसाम, लुशाई हिल्स तोड़ के चला गया, गारो वो लोग हिल्स लोग तोड़ के चला गया, नागा हिल्स तोड़ के चला गया, वो लोग स्टेट बन गया। हम लोग है जो इनफैक्ट नहीं तोड़ा। इवन तो हम लोग को ऑप्शन दिया था कि हम लोग को तोड़ के हम लोग को आज मेघालय का पार्ट हो सकता था। ऐसा होने से बाराक वैली कट ऑफ हो जाता था, कचार डिस्ट्रिक्ट कट, बिकॉज हम लोग को मिडिल में हम लोग का कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ आता है ना, तब तो ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली कट ऑफ हो जाता रहा, और शायद बराक वैली भी अपना स्टेट उस टाइम में मांगता था अगर। लेकिन हम लोग बिकॉज हम लोग को आसाम में रहा और मेघालय नहीं गया, इसलिए आज पूरा ज्वाइन हो गया, हम लोग को बराक वैली भी ज्वाइंट है आसाम में। हम लोग लॉयल था, हम लोग आसाम के साथ में बैठा। लेकिन जब भी हम लोग को आर्टिकल 44A जो आप लोग ने वादा दिया था ऑटोनोमस स्टेट का, स्टेट विद इन ए स्टेट, स्टेट इनसाइड ए स्टेट, आसाम से अलग होके नहीं, आसाम के अंदर में एक ऑटोनोमी वाला स्टेट, लेकिन आप लोग हम लोग को लुक डाउन करता है, हम लोग को डिमांड को आप लोग को ध्यान नहीं देता है, हम लोग को डिमांड को डिसरेस्पेक्ट करता है, और हम लोग को ही गलती ठहराता है इन योर मतलब ग्रेटर एसएमएस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। हम लोग को डिमांड को आप लोग को मतलब छोटा मोटा डिमांड सोचता है, अनरीजनेबल डिमांड सोचता है हम लोग को, एज इफ वी आर ट्राइंग टू ब्रेक आसाम। दैट्स नॉट इट। हमारा जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसको ही हम लोग मांग रहा है। अगर हम लोग को ऑटोनॉमी थोड़ा दिया, और हम लोग ऑटोनॉमी क्यों मांग रहा है, आप लोग पूछिए, ऑटोनॉमी क्यों मांग रहा है? ऑटोनॉमी मांग रहा है क्योंकि सो दैट हम लोग उनका लोग भी तो अपना जो जमीन है उससे जो पैसा निकलेगा उसका खुद ज्यादा हकदार होगा, तो हम लोग जल्दी डेवलप्ड होगा, हम लोग थोड़ा फास्टर डेवलप्ड होगा। उसके लिए तो हम लोग ऑटोनॉमी मांग रहा है, सो दैट हम लोग का एक जो गवर्नमेंट होगा, जो मिनी गवर्नमेंट होगा, उसको थोड़ा ऑटोनॉमी ज्यादा होगा, हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकेगा। तो अगर हम लोग अपना डिसीजन खुद लेगा और खुद हम लोग को रिसोर्सेज का थोड़ा ज्यादा होगा, तो हम लोग को डेवलप होगा ना जल्दी। तो क्या आप हम लोग को डेवलपमेंट से आप लोग का प्रॉब्लम है नहीं क्या? हम लोग को डिमा हासाओ वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन आवर आसाम, लेकिन आज का दिन में पोरेस्ट बन की है। रिच कैसा है? हम लोग को रिसोर्सेस में हम लोग को रिच है। हम लोग को यहाँ जो हाइडल प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कोपिली, वो डैम बनाने के बाद में, दिस इज द फर्स्ट नेपको का प्रोजेक्ट, फर्स्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट नेपको का प्रोजेक्ट, पावर का प्रोजेक्ट हम लोग का ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में हुआ रहा, उमरांगसो में हुआ था। यहां से पूरा आसाम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आज के दिन में भी जाता है, लेकिन खुद का जगह से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा, उससे आज के दिन में खुद का डिस्ट्रिक्ट में गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में पावर ग्रिड से नहीं पहुंचा है। आज का दिन में हम लोग का पावर कट होते रहता है,
थोड़ा देर आगे भी पावर कट हो रहा था, अभी भी हो सकता है, करंट ऑफ हो सकता है एनी टाइम। मतलब ये पावर जनरेशन कोपिली से जो निकलता है उससे पूरा डिमा हसाओ में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में हम लोग देने सकता था। लेकिन जो अपना जमीन से निकलता है जो रिसोर्स, जो पावर, वो हम लोग को बाहर का देने में अपना निकल नहीं सकता। उसमें भी तो हम लोग कंप्लेन नहीं है, ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ आसाम, आप लोग लो। लेकिन वही मैं एग्जांपल ये क्यों दे रहा हूं कि कितना रिच है एक्चुअली हम लोग को यहाँ एएमडीसी, आसाम मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल के ये कंपनी बनाया गवर्नमेंट ने ये कंपनी बनाया, आसाम मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कंपनी बनाया जस्ट टू माइन, कोल माइनिंग करने के लिए खाली ये कंपनी आसाम गवर्नमेंट ने बनाया। आप इमेजिन कर सकता है, ये कंपनी आज दूसरा जगह में भी काम करता है आसाम में, लेकिन ये कंपनी जस्ट बनाया ताकि उमरंगसो का कोयला माइनिंग करने के लिए 1980s में ये कंपनी बना के माइनिंग शुरू कर दिया हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट में। तब कोई जगह में एएमडीसी का पूरा आसाम में माइनिंग नहीं होता है, यहां में तब से निकाल दिया और आज तक भी माइनिंग चल रहा है, आज तक भी इतना कोयला निकल रहा है। लेकिन आज के दिन में आप उमरंगसो जाओ, हम कल परसों जाके आया, हम व्लॉग भी बनाया, अभी हम व्लॉग शायद यूट्यूब में ऑलरेडी पुट अप कर दिया। अगर आप यूट्यूब में हमारा चैनल में जाएगा तो आपको वो व्लॉग ऑलरेडी देखने को मिलेगा और शायद हम फेसबुक में भी डालेगा। 3 किलो बोल के उमरंगसो से 3 किलो जहां में माइनिंग होता है वो रोड में हम गया और ये रोड कितना साल से खराब है, कितना माइनिंग हो गया, कितना ये हो गया और कितना ट्रक रोज अप डाउन करता है उमरंगसो से लेके अलग अलग जगह, मेघालय, आसाम का अलग अलग जगह में कोयला लेके जाता है, जिससे हम लोग का रोड को बर्बाद कर देता है। लेकिन इन रिटर्न क्या मिला? रोड भी अच्छा से मेंटेन नहीं होता है, पानी भी अच्छा क्वालिटी वाला पानी नहीं मिलता है। थोड़ा दिन पहले उमरंगसो को गांव वाला लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ा, वीडियो बनाना पड़ा मीडिया में कि हम लोग को पीने का पानी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दालमिया सीमेंट कंपनी आके मतलब वो लोग का वाटर वेस्ट में आके एनी जगह में छोटा छोटा डैम बना देता है और वो लोग का खुद का पानी ड्राई अप हो गया, सूख गया। सो उमरंगसो से उसके बाद में सीमेंट कंपनी, उसके बाद में स्टार्ट हुआ लाइमस्टोन माइनिंग स्टार्ट हुआ और आज का दिन में दालमिया का सीमेंट फैक्ट्री है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में और यहां से पूरा आसाम में और बियॉन्ड आसाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में सीमेंट जाता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट से जाता है क्योंकि यहां में इतना सारा लाइमस्टोन है। लेकिन उसका वजह में क्या मिला? आप जाके उमरंगसो में आज देखो क्या है, वहां का पॉवर्टी लेवल कितना है और गांव में क्या डेवलपमेंट हुआ है वो आप जाके देखिए। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली नया मतलब माइनिंग एरिया हजार हेक्टर पूरा ऑक्शन में लगा दिया है। उसमें इतना सारा बस्ती है, 8 कार्बी बस्ती है, वो लोग का गांव बुरा और पब्लिक का कुछ भी परमिशन नहीं लिया, कुछ भी कॉन्सेंट नहीं लिया और ऑक्शन में दे दिया, ऑक्शन लगा दिया। तो अभी गांव वाला लोग सड़क में आने लगा। रिसेंटली ये 2 हफ्ता का बात है, लेकिन मीडिया लोग ने ना आसाम का मीडिया कवर करा ना मेन स्ट्रीम का, तो भूल ही जाओ, आसाम का मीडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, ये सब चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन हजार गांव वाला लोग का जमीन जाने वाला है और वो लोग का कुछ भी मतलब आवाज को सुन नहीं रहा है और वो मतलब माइनिंग में वो पूरा हजार बीघा दे देगा अभी मतलब ऑक्शन में, अगर हम लोगों ने उसको नहीं रोकाया तो। लेकिन 6 शेड्यूल में पावर देता है, 6 शेड्यूल में लैंड राइट्स हमारा काउंसिल के अंदर में था और काउंसिल लोग चाहे तो इसको रुका सकता है। लेकिन गांव वाला लोग का खुद का कहना है कि गांव वाला लोग जब काउंसिल में वो लोग का खुद का एमएससी, उमरंगसो का अभी जो नया एमएससी है, सैमसंग एंगटी है शायद उसका नाम, जब उसके साथ में बात किया, वो सैमसंग एंगटी एमएससी, उमरंगसो का काउंसिल का एमएससी बोलता है हम कुछ नहीं कर सकेगा, आप लोगों उनको बात मानना ही पड़ेगा, मेरे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेगा। तो 6 शेड्यूल का लीडर होके भी ऐसा पावरलेस कर दिया। ये क्यों पावरलेस कर दिया? क्योंकि 6 शेड्यूल होके भी सच में हम लोग को हाथ में आज पावर नहीं है, हम लोग को हाथ में ऑटोनॉमी नहीं है। हम लोग को दिसपुर का मिनिस्टर का बात से चलने लगता है हम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग को खुद का राइट के लिए अगर कोई लीडर आज के दिन में बात करने जाएगा तो उसको टिकट नहीं देगा रूलिंग पार्टी से टिकट नहीं देगा
तो जिताएगा भी नहीं ऑब्वियसली उसको। तो इसीलिए रूलिंग पार्टी में बैठने से तो सरकार फॉर्म करने सकेगा, पावर मिलेगा। इसीलिए क्या करता है, हम लोग को लीडर लोग धीरे धीरे अपना राइट्स के बारे में और बात नहीं करता है, अपना राइट्स को लेके पॉलिटिक्स नहीं खेलता है 6 शेड्यूल एरिया में। इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी जो दिसपुर में और दिल्ली में बैठा है, वो लोग जो बोलेगा उसको ही हम मानता है। ऐसा हो गया क्यों? क्योंकि अगर हम बात नहीं मानेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पार्टी में टिकट नहीं देगा, और हम पार्टी में अगर रूलिंग पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो हम कैसे मतलब रूलिंग पार्टी से जीत के हम काउंसिल में बैठ के हम पोर्टफोलियो लेगा, हम ईएम बनेगा, हम सीएम बनेगा, नहीं तो हम एमएलए बनेगा, नहीं तो हम एमपी बनेगा। ऐसा सोच के लीडर्स लोग पब्लिक का जो राइट्स है जो 6 शेड्यूल के अंदर में, उसका बारे में बोल के पॉलिटिक्स नहीं करता है, उसको लेके और पॉलिटिक्स नहीं करता है। बिकॉज वो करेगा तो हम डूब जाएगा पॉलिटिक्स में, हमको रूलिंग पार्टी कभी भी नहीं लेगा, हमको डुबा देगा। और ये रूलिंग पार्टी कांग्रेस करो ना बीजेपी करो, लेकिन दोनों ये पॉलिसी मेंटेन करके आते हैं ये लास्ट 3-4 डेकेड से, और इसलिए धीरे धीरे हम लोग का ऑटोनॉमी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। आज के दिन में अगर हम लोग ने एक ऑटोनॉमस स्टेट होता था तो हम नहीं बोलता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होता था। हाँ, ऑटोनोमस स्टेट होने से भी शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर फिर दिसपुर से ही चलाएगा, नहीं तो सेंटर से ही चलाएगा, तब तो ऑटोनोमस स्टेट का अंदर में भी तो ये होगा। कोई सवाल पूछेगा, और आप लोग गलत नहीं है, आप लोग अगर ये पूछेगा तो। जैसे कि एक स्टेट हो सकता है, मेघालय आज एक स्टेट है, अरुणाचल एक स्टेट है, लेकिन वो लोग का चीफ मिनिस्टर अगर दिल्ली का बात ही सुनेगा तो वो प्रो अरुणाचल प्रदेश और प्रो मेघालय जो वो बात नहीं कर सकेगा। वो तो आप लोग का सवाल भी सही है, यस, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ये अभी हो रहा है तो ऐसा ही होना है। कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को पावर देता है कि खुद का राइट्स को लेके और खुद का फायदा को लेके हम लोगों को काम करने सकने के लिए ये पावर है। जस्ट बिकॉज अभी का सिचुएशन में हम लोग को ऐसा हो गया कि हम लोग को अपना राइट्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग के पास पावर नहीं है और राइट्स नहीं है। ये आप लोग एकदम ध्यान से आप लोग को दिमाग में ढाल लो, अगर अभी तक हम लोग को नहीं ढाला है तो। अगर हम लोग के पास राइट्स ही नहीं होता रहा, पावर नहीं होता रहा, तब तो पावर मांगना बहुत मुश्किल होता रहा, मिलता नहीं रहा। अभी हम लोग के पास में पावर है, और पावर कहां में है, पावर कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक से आता है, और उसमें अंदर में 6 शेड्यूल भी लिखा है, उससे आता है हम लोग के लिए। तो पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसको मिसयूज हो रहा है। बात है कि उसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन मिसयूज होने वाला चीज तो कल बंद भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि ये बंद ही नहीं हो सकता है। तो रास्ता हम लोग को मिल गया है, ऐसा नहीं है कि पाइप कनेक्शन नहीं हुआ है, पाइप कनेक्शन है। लेकिन आप कंप्लेन, हम लोग का कंप्लेन क्या है कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पाइप कनेक्शन है। पानी को कोई रुका के रखा है ऊपर से, इसलिए आ नहीं रहा है, लेकिन पाइप मिल गया है हम लोग को। और ये 6 शेड्यूल और वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पाइप। अभी वो हमें पानी आना है, पानी तो एनी टाइम हम लोग आ सकता है। जो ब्लॉक हुआ है वो ब्लॉक को वो जाबरा जो घुस की है ना पाइप में, उसको हटा देने से तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग को ये जाबरा जो है वो पॉलिटिक्स है, ये पार्टी पॉलिटिक्स, ये पार्टी पॉलिटिक्स हो गया हम लोग को जाबरा। वही जाबरा से मतलब हम लोग को ये पाइप को ब्लॉक करके रखा है, इसलिए पावर फ्लो नहीं हो रहा है। पावर टू फ्लो होगा ना आराम से, तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट आज ऐसा डेवलप हो जाएगा, सडनली 10 साल 15 साल 20 साल में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा निकलता है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट से। अभी तो हमें ऑयल मिल गया, अभी तो यहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू होगा ऑयल का। अभी ये जो नया ट्रेन लाइन आ रहा है वो क्या कले आ रहा है, नया ट्रेन लाइन का वो क्यों क्या बात से कर रहा है, बड़ा बड़ा हाईवे बना रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा डिमा हसाओ में अभी इतना हाईवे एक्सपांड क्यों कर रहा है? क्योंकि सब हम लोग को रिसोर्सेस को मतलब आना जाना करने के लिए है। एक छोटा गाड़ी मारुति गाड़ी, नहीं तो बाइक चलाने के लिए, ऑटो चलाने के लिए आपको कितना बड़ा आपको रोड चाहिए बोलो तो? आपको क्या 8 लेन रोड, 4 लेन रोड, 6 लेन रोड चाहिए नहीं क्या? नहीं चाहिए ना। लेकिन डिमा हसाओ में अभी सब रोड देखो बड़ा बड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को रिसोर्सेस को और इजीली मतलब बाहर एक्सपोर्ट करने सकने के लिए। क्योंकि अभी भी हम लोग को रिसोर्सेस पूरा अभी भी इंटैक्ट है।
आप लोग एक बार खाली गूगल करके मैप में देख लो कितना ग्रीनरी है। लेकिन आज के दिन में दुख का बात है कि गांवों में भी आदमी लोग सफर करते हैं। हम बीच में मोलदम बस्ती जाके आया उमरांसो से खारतोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके इतना मुझे दुख लगा, क्योंकि खारतोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से है और हमारा यहाँ में ब्याते कम्युनिटी का एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है खारतोंग। वो खारतोंग जो अभी फेमस भी हो गया क्योंकि थुरुक मीडिया में ये निकल गया तो फेमस हो गया। थुरुक बोल के जो खारतोंग में है वो आसाम का कोल्डेस्ट विलेज है। आसाम का कोल्डेस्ट विलेज थुरुक विलेज खारतोंग में है। तो जो मेन रोड है न्यू सांगबार बोल के वहां से थुरुक तक जाने का 41 किलोमीटर है। ओनली 41 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये रोड ऑलरेडी कटा हुआ है। ऐसा नहीं कि रोड नया से पहाड़ काट के बनाना पड़ेगा। आराम से 2 लेन रोड है और कोई चराव नहीं है। हम लोग का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट बहुत हिली डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन न्यू सांगबार से थुरुक तक खारतोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्लेन रोड है, ज्यादा हिली नहीं है और एक भी ब्रिज नहीं लगता है बीच में। ये बहुत बड़ा बात है। ब्रिज बनाने में पैसा लगता है आप लोगों को मालूम है, लेकिन उसमें ब्रिज भी नहीं चाहिए। ऐसा मतलब प्लेन रोड है जो 8 बस्ती कनेक्ट करता है, 8 विलेजेस कनेक्ट करता है। शायद 8 से ज्यादा भी हो सकता है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम सुनने को मिला 8 विलेजेस तो मिनिमम है उधर में जो कनेक्ट होता है। ये खारतोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का आउट ऑफ 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में खारतोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेन रोड है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेन रोड, हम कोई बस्ती का अप्रोच रोड के बारे में नहीं बोल रहा है। हाँ, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेन रोड है जो पूरा बस्ती को कनेक्ट करता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो रोड इतना हालत खराब है। जब हम कल परसों लास्ट वीक हम जाके आया, इतना मुझे गुस्सा आ गया कि अभी तक एक सिंपल डेवलपमेंट अभी तक वो खारतोंग में नहीं डाल सका, एक सिंपल रोड बनाने नहीं सका। लेकिन हम लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड दियुंगमुख तिनाली से लेके हाफलोंग तक जो असम वाला रोड है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है, उसको हम लोगों ने एक्सपांड करने के लिए इतना पैसा हम लोग खर्चा कर दिया। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड है जो अब भी चाहिए गांव वाला लोगों को, वो खारतोंग का रोड नहीं बना बोल के सब चीज का दाम ज्यादा है उधर में। हम वहां में गया, टूथपेस्ट खरीदा जो अगर 10 रुपया होता है उधर में 15 रुपया नहीं तो 20 रुपया लेने लगता है। बिकॉज कैरिंग चार्ज उमरांसो से सब सामान लेके आता है। वो कैरिंग चार्ज में आदमी का अप डाउन करने में कितना लोग तो पेशेंट को दिखाने के पहले रास्ता में मर गया, ऐसा भी हुआ है। उमरांसो तक में भी लेके जाने नहीं सका। मतलब ऐसा रास्ता खराब इतना सालों से। और अभी बारिश देगा, अभी तो ड्राई सीजन में है बोल के हम पहुंच सका। 4x4 गाड़ी भी फंस जाता है रेनी सीजन में। अभी बारिश देगा फिर तो ऐसा करके रखा है। जो 41 किलोमीटर का जो आराम से हम हमें काम रुका सकता है वो हम लोग रुका के रखा। लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आसाम वाला रोड बना दो, हम लोग बना दिया। तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से लेके कनेक्ट करके हम लोग को माहुर तक पूरा आप लोग को और एक्सपांड कर दो। बाय द वे वहां ऑलरेडी रोड एग्जिस्टिंग था, उसको अगर हम लोग मेंटेन करता फिर भी चलता है आराम से। ठीक है, आप लोग रोड को एक्सपांड करो, आसाम गवर्नमेंट अपना अपना पॉलिसी अपना डेवलपमेंट आइडियाज लेके आओ। लेकिन फर्स्ट तो हम लोग का जो नीड है, फर्स्ट हम लोग का नीड है उसको देखना है ना। हम लोग को नीड को देखने के लिए तो हम लोग को ऑटोनॉमी दिया। तो हम लोग को ऑटोनॉमी देने से क्या होगा, हम लोग डिसाइड करेगा कि हम लोग के लिए क्या पहले जरूरी है। क्या हम लोग को मणिपुर और हम लोग को हाईवे कनेक्ट करने के लिए, जस्ट आपका बिजनेस फ्लो होने के लिए वो कनेक्ट करना पहले वो जरूरी है ना। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेन जो एक सिंगल रोड है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सब गांव को कनेक्ट करता है, विच इज ओनली 41 किलोमीटर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है, जिसको कोई जेसीबी से कटाई करने जरूरत नहीं। खाली ब्लैक टॉपिंग देना है, अच्छा से लेवलिंग करना है, मेटल देना और ब्लैक टॉपिंग देना है। इतना भी हम लोग को नहीं कर रहा है और उल्टा एक्सपांशन प्रोजेक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज आसाम गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया। और कंपनीज लोग तो करोड़ करोड़ कमाता है बिकॉज ऑल दिस, ये सब काम तो बड़ा बड़ा कंपनी करता है। 1000 करोड़ 2000 करोड़ का जो रोड अभी बन रहा है वो कौन कर रहा है? गुजरात का कंपनी आके कर रहा है, साउथ इंडिया का कंपनी आके कर रहा है। हम लोग को नाम पैसा लेकिन किसका नाम से सैंक्शन हो रहा है? हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का नाम से सैंक्शन हो रहा है। सेंट्रल से फंडिंग आओ, जहां से आओ, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट का काम ना, हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो हो रहा है, लेकिन पैसा तो हम लोग का हाथ में तो नहीं बट रहा है ना। अगर हम लोग का गांव गांव में जो छोटा छोटा हम लोग का रोड है, जो हम लोग का लाइफ लाइन है, जो आज के दिन में एकदम जरूरी है, वो हम लोग का छोटा मोटा हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर्स लोग वो
पहले हम लोग कराता रहा आज के दिन में, उसको अगर हम लोग प्रायोरिटी रखता रहा तो हम लोग को एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब आदमी लोग कभी थोड़ा हम लोग का हाथ में आज में पैसा ज्यादा होता रहा, हम लोग अच्छा अच्छा घर बनाने सकता रहा। इस बार दुख लगा, हम खारतोंग में गया, एक मतलब पीएमएवाई भी उन लोगों को घर नहीं मिला है। अभी भी हम लोग को कच्चा घर, हम लोग अभी भी बम्बू का घर में रहता है। हम लोग को बम्बू का घर खराब है हम नहीं बोलता है, अच्छा है एक तरफ से बम्बू घर भी। लेकिन आज का दिन में ऑल दिस पॉलिटिशियन जो दिसपुर में रहता है और हमारा यहाँ में भी रहता है, जो 6 शेड्यूल को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्या आप लोग को कच्चा घर में रहेगा आज के दिन में? हम लोग को सीएम ईएम, हम लोग को एमएलए, हम लोग को मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, क्या आप लोग आज के दिन में कच्चा घर में रहेगा? आप लोगों को हिम्मत है कच्चा घर में रहने के लिए? नहीं, आप लोग तो कच्चा घर में नहीं रहेगा। क्या आप लोगों को हिम्मत है ऐसा वाला जगह में रहना कि मतलब 10 किलोमीटर रोड भी मतलब 1 घंटा लगता है ट्रेवल करने में, ऐसा वाला जगह में आप बिठाने सकेगा, अपना जिंदगी बिताने सकेगा? लेकिन अभी भी रह रहा है वो लोग को एक अच्छा वाला करेक्ट सैंक्शन वाला काम मिल जाने से तो वो लोग आराम से जीने सकता रहा। इसलिए तो हम लोग को ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि हम लोग को डिसीजन हम लोग को लेना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग को क्या जरूरी है। हमको मालूम है हमको भूख लगा है। वो एक आदमी बैठा है उधर में दूर में अफ्रीका में बैठा है, नहीं तो कोरिया में बैठा है, उसको कैसे मालूम होगा कि हमको यहाँ में क्या चाहिए, हमको क्या खाने को दिल लगा, हमने यहाँ में क्या सब्जी मिलता है बोल के। इसीलिए दिस काइंड ऑफ रॉन्ग डिसीजंस आर हैपनिंग। जो अगर हम लोग के पास खुद का ऑटोनॉमी होगा और हम लोग का खुद का 6 शेड्यूल अच्छा से हमने यूज करेगा तो ये सब चीज नहीं होगा। तो आज के दिन में यही है। कार्बी आंगलोंग में भी बीच में गया, क्योंकि डिमासा एक लड़की का रेप केस हमको सुनने मिला, तो हम गया बोरोलांगफेर में। हमको बहुत दुख लगा, क्योंकि हम लोग को इंडिजिनियस यहाँ का डिमासा लोग, और हमें कार्बी बस्ती भी है, लेकिन वो लोग इतना अंदर में बैठा, क्योंकि वो लोग का मतलब मार्केट तो सब कैप्चर कर दिया। जो कैप्चर कर दिया तो वो तो 6 शेड्यूल का आदमी भी नहीं है, यहाँ का इंडिजिनियस ट्राइब भी नहीं है, बिहार से कोई आया है। अभी हम यहाँ में आके बिहार का आदमी का अगेंस्ट हम हेट फैलाना नहीं चाहता है ये बोल के, लेकिन ये फैक्ट है। आज के दिन में कार्बी आंगलोंग में आप देखो, बिहार का जितना लोग आया उसका पॉपुलेशन कितना हो गया है। वो यहाँ में हम लोग को डिमा हासो में डिमासा का बाद में कोई एक ट्राइब कम्युनिटी का भी इतना पॉपुलेशन नहीं है जितना मतलब वो नॉन इंडिजिनियस का पॉपुलेशन हो गया है आज के दिन में। वो लोग वोटर्स, वो भी वोटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सी वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कम्युनिटी के हिसाब से तो हम कभी भी हेट नहीं फैलाएगा, लेकिन अपना राइट को तो हम लोग को बचा के रखना पड़ेगा ना। हम लोग अभी बिहार में जाके हम लोग को क्या कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेगा? क्या हम लोग ने एक एमएससी बनने सकेगा? कोई गुजरात में जाके, कोई बिहार में जाके, कोई यूपी में जाके क्या हम लोग को एक भी मतलब पंचायत में भी, वो लोग को तो काउंसिल नहीं होता है, लेकिन वहां का पंचायत में क्या जाके हम लोग को एक एमडीसी बनने सकेगा? एमडीसी नहीं, सॉरी, गांव पंचायत में अलग अलग होता है, सरपंच बनने सकेगा? हम लोग को नहीं सकेगा ना। लेकिन यहाँ में तो पवन कुमार राय भी आके यहाँ में आके ईएम बन जाने सकता है, एमएससी बन जाने सकता है। तो सोचो, मतलब 6 शेड्यूल तो हम लोग को इंडिजिनियस यहाँ का हिल ट्राइबल पीपल के लिए बनाया था, हिल ट्राइब्स पीपल के लिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन फिर भी हम लोग को इतना दिल बड़ा करके यहाँ में हम लोग को सब जो है हम लोग को थोड़ा थोड़ा हम लोग शेयर कर रहा है, लेकिन वो सेम शेयरिंग तो हम लोग को जाके नहीं मिलेगा ना। हम तो कल वेस्ट बंगाल में अगर जाएगा तो वेस्ट बंगाल में क्या हम डिमासा बस्ती एक भी हम बनाने सकेगा? और वहां में कल हम एमएलए बनने सकेगा, एमपी बनने सकेगा? नहीं सकेगा ना। तो वो चीज को हम लोगों को समझना है। और 6 शेड्यूल को लेके पॉलिटिशियंस लोग, आज के दिन में आप अगर कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ में आप अगर पॉलिटिशियन बनना चाहता है और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहता है तो 6 शेड्यूल को ही अपना बाइबल, अपना कुरान, अपना गीता समझ के आप लोग आगे बढ़ना है हम लोग को। नॉट बिकॉज हमको पॉलिटिकल पावर मिल गया तो हम ही ईएम होगा, हम ही सीएम होगा, हम ही रूलिंग पार्टी में ही जाके बैठना है। अरे क्या होगा? पैसा थोड़ा कम मिलेगा होगा, लेकिन होगा ना पैसा। एक ना एक दिन हम लोग को एक दूसरे को पावर देगा तो आप भी पैसा कमाएगा, हम भी पैसा कमाएगा, सब पैसा कमाएगा ना। आज का दिन में बिकॉज ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स ओनली रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियंस और उसका रिलेटिव्स और एक दो खास वर्कर, वो लोग ही करोड़पति बन के है, वो लोग ही सुपर लाखपति बन के है। लेकिन आप आज भी आप जाके गांव में देखो ना कैसा हालत है। पानी जेजीएम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जेजीएम का कॉन्ट्रैक्ट भी देखो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन हम जेजीएम को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। जेजीएम इज ए ग्रेट
प्रोजेक्ट। जेजेएम इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। दुख का बात है कि आज का दिन में इतना साल बाद में ऐसा प्रोजेक्ट आने लगा जो घर घर पानी पहुंचाता है, लेकिन बिकॉज हम लोग वो पार्टी पॉलिटिक्स में जाता है, इसलिए जेजेएम का स्कीम भी बहुत लोग तो गुवाहाटी से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। तो क्या हुआ, गांव में गांव का लोग को मालूम है एक्चुअली पानी कैसा टानना है। अल्टीमेटली पैसा आया ना, वो पैसा जो जेजेएम का आया वो गांव का आदमी मालूम है तो कि पानी कैसे, क्योंकि गांव का आदमी को चाहिए ना पानी। एक आदमी जो पानी चाहिए वो जैसे तैसे करके भी पैसा पानी लाएगा ना, नहीं अपना घर तक बोलो तो, अगर उसको पैसा मिलेगा तो नहीं लाएगा, नहीं क्या लाएगा ना। लेकिन बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर्स लोग बाहर से जाके गांव गांव में घुस के कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए बहुत सारा स्कीम फेलियर हो रहा है, बहुत सारा स्कीम फेलियर हो रहा है। आप जाके देखो, हम तो ऑलरेडी खबर करके बहुत मिल गया, ये लोग तो हम तो रिपोर्ट दे सकेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो है ना। लेकिन अगर गांव में जो गांव बुरा लोग को मिलके, गांव वाला लोग को मिलके अगर वो लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था, जो 6 शेड्यूल हम लोग को पावर देता है, 6 शेड्यूल में हम लोग को विलेज काउंसिल हम लोग को फॉर्म कर सकता है। एवरी विलेज कैन हैव इट्स ओन विलेज काउंसिल, और उसमें अगर हम लोग को मनी डाइवर्ट करता रहा तो वो लोग गांव वाला लोग मालूम है तो अपना से कैसे पानी लेके आना है। वो लोग जगह जगह में, लगने वाला जगह में मोटर लगाता रहा, लगने वाला जगह में वो लोग स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसे जैसे तैसे करके वो लोग माने पानी पहुंचा देता रहा। हम एक गांव में गया अभी, मोलदाम बोल के, मोलदाम सबसे बड़ा गांव है खारतोंग में। मोलदाम से इंडिया का फर्स्ट एसटी शेड्यूल ट्राइब आईएएस ऑफिसर निकला। यस, इतना बड़ा अचीवमेंट ये आप लोग को कोई लोगों को जनरल नॉलेज में हम दे दिया, मालूम नहीं होगा। इट्स अमेजिंग, इंडिया का फर्स्ट आईएएस जो एसटी का था, शेड्यूल ट्राइब का है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, वो आसाम में बिलोंग करता है। कितना खुशी का बात, कितना प्राइड का बात है। जैसी नामपुई बोल की, वो मोहल्दम एक छोटा सा बस्ती जहां मैं जाके आया कल परसों, वो बस्ती से वो निकला और इंडिया का आईएएस बना, और वो फर्स्ट एसटी शेड्यूल ट्राइब का आदमी जो आईएएस बना, वो रिकॉर्ड में है। लेकिन उसका गांव में रिसेंटली अभी जेजेएम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बन गया टंकी भी बन गया, सोर्स से कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन घर घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, क्योंकि डिजाइन फ्लॉ हो गया। वहां में डिजाइन फ्लॉ हो गया, तो अभी हम जाने के टाइम में भी सुबह सुबह औरत बच्चा सब लाइन करके पानी बुक के आता है। इवन दो जेजेएम का टैंकी बन गया, इवन दो सब काम हो ही गया, अभी वो लोग, जब हम जाके विलेज सेक्रेटरी को पूछा, क्योंकि विलेज सेक्रेटरी भी मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो बोला कि सोर्स सिलेक्शन में गलती हो गया। अभी ये फुल्ली किसका गलती है वो हम इतना में नहीं जाता है, मतलब जेन्युइनली वो लोग को वो गलती भी हुआ होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग, हम जस्ट बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हम लोग का खुद का पॉलिसी बनाने से, दिल्ली में अगर जो बेड की पॉलिसी बनाता है वो हिल एरिया का लिए पॉलिसी, वो सेम चीज लागू नहीं हो सकता है, तो कुछ कुछ चीज में वो फेलियर भी होता है। तो अभी तक मैक्सिमम पीएमएवाई भी अभी तक हम लोग अच्छा से बना नहीं सका, और पीएमएवाई का पैसा फुलफिल भी नहीं होता है। कोई कोई तो स्वच्छ भारत का जो टॉयलेट का 12,000 मिलता है टॉयलेट बनाने के लिए, वो टॉयलेट भी नहीं बना के रख देता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ में जो पॉलिसी बनाना है वो हमारा आइडिया से थोड़ा बनने से वो सक्सेस ज्यादा होगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल हम दे रहा है, इन शॉर्ट बहुत सिंपल मैनर में हम बोल रहा है कि ताकि हम लोग को समझ में आने के लिए कि मतलब ऑटोनॉमी का 6 शेड्यूल का मतलब क्या है। हम लोग वो नहीं समझा, तो हम लोग खाली बोलता है काउंसिल है, तो काउंसिल है, हम लोग का इलेक्शन होता है, ऐसा आता है, लेकिन वो पावर क्या है? वो पावर है कि अपना जो जरूरत है उसको, मतलब पॉलिसी मेकिंग और लॉ फ्रेमिंग, वो लॉ फ्रेम करेगा, पॉलिसी फ्रेम करेगा जो हम लोग को बेनिफिट देगा, बिकॉज वी नो व्हाट वी नीड। हम लोगों को क्या जरूरी है वो हम लोग को मालूम होगा, वो चीज है। इन सिंपल अगर इसको एक्सप्लेन करेगा तो वैसे तो वंस यू स्टार्ट और बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन हम बहुत देर तक चला गया लाइफ, एंड सॉरी आज हम बहुत सारा कमेंट्स नहीं पढ़ा, बिकॉज हम एक फ्लो में बोलते गया, इसलिए हम कमेंट्स आज नहीं पढ़ा। बट एक चीज और बोलना चाहता है, हम लोग का जो टाउन कमेटी जो पहले होता था हाफलोंग में, वो अभी म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया है। उसको लेके भी मैंने एक पोस्ट किया है, और इसको भी हम लोग प्रोटेस्ट करना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो पोस्ट वो दिसपुर से, गुवाहाटी से, असम गवर्नमेंट का अंदर से पोस्टिंग करा दिया। सिर्फ यहां नहीं कराया, ऑल ओवर असम किया है।
सब म्युनिसिपल बोर्ड में किया है, तो हाफलोंग में भी करा दिया है ये, लेकिन वायलेशन है हम लोग को 6 शेड्यूल का। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड होना ही वायलेशन है 6 शेड्यूल में। वो कैसे? क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड बनाता है आसाम म्युनिसिपल एक्ट के अंदर, एंड आसाम म्युनिसिपल एक्ट हम लोग को 6 शेड्यूल में डायरेक्ट हम लोग लागू नहीं कर सकता है, बिकॉज आसाम म्युनिसिपल एक्ट पंचायती एक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम लोग को 6 शेड्यूल में नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243M। ये तो आप लोग भी मालूम हो गया होगा हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया का, क्योंकि पंचायती राज के बारे में तो बहुत सालों से 2019 से स्पेशली हम लोग बहुत बोल रहा है, स्पेशली हम भी बहुत बोल रहा है। तो अभी बात हो गया कि हम लोग का जो काउंसिल है अंडर 6 शेड्यूल, हम लोग का खुद का पावर है टाउन कमिटी बनाने के लिए, विलेज कमिटी बनाने के लिए, और वी कैन कॉल इट टाउन काउंसिल और विलेज काउंसिल। हम लोग एरिया में हम लोग टाउन कमिटी बना सकता है, जैसे कि हाफलोंग में टाउन कमिटी बना दिया, माईबंग में बना दिया, डिफू में बना दिया, हमरेन में बना दिया, माहूर में बना दिया। जब हम लोग को लगता है कि विलेज से थोड़ा बड़ा हो गया ये एरिया और ये थोड़ा अभी टाउन का स्टेटस हो गया, तो उसको हम लोग को टाउन काउंसिल नहीं तो टाउन कमिटी कर देगा। विलेज लेवल में तो उसको विलेज काउंसिल बोलेगा, नहीं तो विलेज कमिटी भी बोल सकता है, विलेज काउंसिल पकड़ लो। तो वो जो टाउन कमिटी है ना, जैसे कि हाफलोंग टाउन कमिटी जैसे पहले होता रहा, वो टाउन कमिटी पूरा काउंसिल के अंदर होगा, और वो टाउन कमिटी को हम लोग को जैसे एक म्युनिसिपल जैसे एक्ट करता है म्युनिसिपल बोर्ड, जैसे कि गुवाहाटी में जो गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड जैसे एक्ट करता है, हम लोग यहाँ में सिमिलरली उसका ड्यूटी भी वही हम लोग कर सकता है, डाल सकता है। लेकिन काउंसिल पावर देगा वो टाउन कमिटी को। तो काउंसिल हैज द पावर कि टाउन कमिटी का क्या क्या पावर्स है, उसका क्या क्या जुरिस्डिक्शन उसका अंदर में होगा, वो हम लोग को सेट कर सकता है। तो उसके बाद फंडिंग आएगा, तो फंडिंग से वो टाउन कमिटी चलेगा। लेकिन जब और टाउन कमिटी का मतलब ऑफिसर्स बोलो, एम्प्लॉइज लोग भी काउंसिल से ही हम लोग को अपॉइंट करेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि टाउन कमिटी को म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया, तो म्युनिसिपल बोर्ड होगी वो आसाम म्युनिसिपल एक्ट के अंदर में, वो आसाम म्युनिसिपैलिटी का अंदर में आ गया म्युनिसिपल बोर्ड होने से, तो उसमें काउंसिल का पावर चला गया ओवर द कमिटी, टाउन कमिटी। तो टाउन कमिटी नहीं होगी, इसको म्युनिसिपल बोर्ड बना दिया। तो अभी म्युनिसिपल बोर्ड होने से तो म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर में इलेक्शंस होगा, वार्ड इलेक्शंस होगा। तो वार्ड इलेक्शन कैसा होगा? वार्ड इलेक्शन होगा आसाम म्युनिसिपल एक्ट का रूल्स को लेके, मतलब उसमें फिर पंचायती आ जाएगा, बिकॉज पंचायती का एक्ट का हिसाब से ही म्युनिसिपल इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस होता है आसाम में। तो हम लोग का म्युनिसिपल वार्ड का इलेक्शन भी ऐसे हो जाएगा। अभी डिफू में भी हुआ था इलेक्शन, म्युनिसिपल वार्ड का इलेक्शन, अभी वो लोग रोक के रखा है, 5 साल टर्म खत्म हो गया, तो हम लोग को भी ऐसा हो जाएगा। और जो हम लोग का म्युनिसिपल बोर्ड में जो हम लोग को आदमी को अपॉइंट करेगा, वो भी असम स्टेट गवर्नमेंट से धीरे धीरे करेगा। तो अभी रिसेंटली तो एग्जाम्पल हो गया अभी करने का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है हम लोग का म्युनिसिपल, अभी तो म्युनिसिपल बोर्ड ही बोलना पड़ेगा, अब बोलने को अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन हम तो टाउन कमिटी बोलेगा। हम लोग जो हाफलोंग टाउन कमिटी, उसका जो ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता रहा, वो हमेशा हम लोग का काउंसिल से ही अपॉइंट करते आता था। तो अभी जो लास्ट, अभी तो दिव्या सुनार बोल की एक ऑफिसर को दिसपुर से अपॉइंट कर दिया है, तो उसका पहले भी जो था लास्ट, वो भी काउंसिल से अपॉइंट करके आया है। तो काउंसिल से अपॉइंट करके हमेशा ईओ हम लोग को अपॉइंट करने वाला अभी दिसपुर से रिसेंटली अपॉइंट करके दे दिया। ये हम फेसबुक में भी हम शेयर करा है, आप स्क्रॉल करके जाओ, परसों का शायद मेरा पोस्ट होगा उसमें। तो दिस इज अगेन ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ 6 शेड्यूल पावर। तो हम लोग का काउंसिल का पावर भी अभी देखो अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए भी चला गया। कल परसों चेयरमैन भी दिसपुर से सेलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट देगा और उसके बाद में वो लोग एम्प्लॉय इटू कर लेगा, क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड इज नॉट अंडर 6 शेड्यूल। म्युनिसिपल बोर्ड काउंसिल के अंदर नहीं होता है, वो लोग का अपना अलग एक्ट है म्युनिसिपल एक्ट बोल की। हम लोग का लेकिन पावर क्या है, काउंसिल का 6 शेड्यूल का अंदर में पावर है कि अंडर 6 शेड्यूल हम लोग अपना एक्ट बना सकता है। तो हम लोग को अपना टाउन कमिटी एक्ट बनाने सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपना टाउन कमिटी एक्ट अभी तक काउंसिल में हम लोग खुद से हम लोग नहीं बनाया है। जो पहले एक टाउन कमिटी एक्ट था हम लोग का, वो हम लोग म्युनिसिपल एक्ट को लेके उसको ही थोड़ा मतलब उसका जैसे ही मॉडिफाई करके बना दिया है। सॉरी। तो
हम लोग को 6 शेड्यूल में काउंसिल का पावर था कि अपना टाउन कमेटी एक्ट बनाने के लिए। तो अगर हम लोग टाउन कमेटी एक्ट बना देगा तो उसका अंदर में वही एक्ट वही लॉ से हमेशा हम लोग अलग अलग नया नया टाउन कमेटी हम लोग फॉर्म करने सकेगा, विच विल बी कंप्लीटली अंडर द काउंसिल। जो इतना देर बात किया बिना पानी, अभी थोड़ा ये हो गया। सो अभी म्युनिसिपल बोर्ड होके तो अभी तो पावर धीरे धीरे उधर चला गया। तो अभी कोई कोई जो लोग चालाकी से हम लोग को जो ब्रेन वॉश करना चाहता है, वो लोग हमेशा बोलता है कि देखो आप लोग को टाउन कमेटी चला नहीं सकता है अपना से, आप लोगों को चलाने नहीं सकता है, आप लोग को सैलरी भी देने नहीं सकता है एम्प्लॉइज लोग को, इसलिए फंडिंग भी आप लोग को कमती मिलता है। 6 शेड्यूल का अंदर में है, आप लोगों ने अपना टाउन कमेटी चलाता है। लेकिन देखो हम लोग को म्युनिसिपल बोर्ड को, हम लोग को यूएलबी लोगों को, हम लोग को कितना पंचायती का अंदर में भी कितना हम लोग को फंडिंग आता है, अलग अलग स्कीम का हम लोग को फंडिंग आता है। लेकिन आप लोग को हम लोग नहीं दे सकता है ये सब, क्योंकि आप लोग को म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है, आप लोग को पंचायत नहीं है। इसीलिए आप लोग को म्युनिसिपल बोर्ड बनाओ, आप लोग को टाउन में म्युनिसिपल बोर्ड बनाओ और गांव में आप लोग को पंचायत बनाओ, तब तो हम लोग ये स्कीम को, ये पैसा को ढालने सकेगा डेवलपमेंट के लिए। और आप लोग का वेतन भी और मतलब सैलरी भी आप लोगों का और रेगुलर होगा, हम लोग पैसा देगा। ये चीज बोल के हम लोग उनको ब्रेन वॉश करके, हम लोग उनको डिवाइड एंड रूल करके हम लोग को ब्रेन वॉश कर दिया, हम लोग को लीडर्स लोग को भी और हम लोग को एम्प्लॉइज लोग को भी। तो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज लोग सोचता है कि मतलब ओ अभी तो और हम लोग को उल्टा, हम लोग को पैसा ज्यादा आएगा, हम लोग को सैलरी भी रेगुलराइज होगा। पावर जो चीज है ना, वो पैसा से खरीद नहीं सकता है। अगर पैसा से खरीद सकता रहा तो इंडिया लोगों भी इंडिपेंडेंस क्यों मांगता रहा ब्रिटिश लोग से? ब्रिटिश लोग अपना से पैसा खर्चा करके रेलवे बना रहा है, हाँ, ये ऑफिस बना रहा है, सब जगह में डीसी ऑफिस बना रहा है। तो हम लोग ब्रिटिश लोग से हम लोग इंडिपेंडेंस क्यों मांगा? हम लोग इंडियंस लोगों क्या उस टाइम में अपना हम लोग को टेक्नोलॉजी था नहीं क्या हम लोग रेलवेज बनाने के लिए? नहीं ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां में हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, लेकिन वो लोग के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गया था, उसको लेके हम लोग को ऊपर में भी रूल करने सका। वो लोग का बंदूक ज्यादा एडवांस था, सब चीज इकोनॉमी एडवांस हो गया उस टाइम में। तो लेकिन भी तो हम लोग को इंडिपेंडेंस मांगा ना, क्योंकि वी वांटेड पॉलिटिकल पावर। हम लोग पावर चाहिए था। पैसा तो पावर मिलने के बाद तो हम लोग पैसा अपना से बना लेगा, हम लोग मालूम है। जैसे आज हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंट होके अपना से पैसा जनरेट कर रहा है, लेकिन ब्रिटिश के पास ज्यादा पैसा था, वो लोग टेक्नोलॉजी था तो वो लोग बिल्ड किया ना। तो आज के दिन में भी सेम, हम लोग को पंचायत में ज्यादा पैसा है, म्युनिसिपल बोर्ड का थ्रू से ज्यादा पैसा है, आप लोग को ये नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग 6 शेड्यूल है। तो 15 फाइनेंस कमीशन का आप लोग देखो, आप लोग कितना पैसा आप लोग का लॉस हो गया। अगर ऐसा सोचेगा तो हम लोग अपना पावर गिव अप कर देगा ना। तो पावर गिव अप कर देगा तो बाद में तो पैसा तो एवरी ईयर जो आता है पैसा, वो तो 1 साल में खत्म ही हो जाता है फंड। लेकिन पावर एक बार चला जाएगा तो वो पावर तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो और कभी नहीं आएगा ना, वो तो एमेंड हो जाएगा, वो पावर तो मिटा देगा, तो वो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए म्युनिसिपल बोर्ड नहीं होना है, हम लोग का खुद का टाउन कमेटी होना है। और जो काम म्युनिसिपल बोर्ड का नाम में चल रहा है ना, वो हम लोग का टाउन कमेटी करेगा। और बात हो गया पैसा का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लीडरशिप हम लोग को ज्यादा ठीक होना है, हम लोग को रेवेन्यू कलेक्शन पहले ठीक होना है। अगर हम लोग अच्छा ड्यूटी करेगा हम लोग को एम्प्लॉइज लोग, तब तो रेवेन्यू कलेक्शन क्यों नहीं देगा? पब्लिक लोग देगा, पब्लिक लोग अच्छा से अपना टैक्स टाइम में भरेगा, और अगर करेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा तो रेवेन्यू भी ठीक से आएगा। सेकेंडली, अगर फिर भी हम लोग का रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है तो 6 शेड्यूल की तरफ से, काउंसिल की तरफ से हमेशा हम लोग को फंडिंग थोड़ा ज्यादा मांग सकता है, ओवरऑल फंडिंग ऑफ द काउंसिल। हम लोग का काउंसिल का ओवरऑल जो फंड हम लोग को एलोकेशन है वो फिक्स नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि यही है, ये 100 करोड़ ही है, 200 करोड़ ही है और उससे आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग का फ्लेक्सिबल है, चाहे तो, और बार बार हम लोग डिमांड कर ही रहा है कि काउंसिल का फंडिंग को बढ़ाओ। उसको मतलब ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल स्टेट्स जैसे कि मिजोरम का पॉपुलेशन को देख के, मिजोरम का पॉपुलेशन को देख के जितना उन लोग का फंडिंग होता है, और हमारा जैसे कार्बी आंगलों और हम लोग को डिस्ट्रिक्ट मिला के अगर सेपरेट होने से भी वो रेशियो अगर देखेगा तो हम लोग को भी तो और ज्यादा फंड डिजर्व करता है। तो अगर हम लोग का काउंसिल में ज्यादा फंड वो लोग इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हम लोग अपना टाउन कमेटी, अपना विलेज काउंसिल में थ्रू काउंसिल
थ्रू काउंसिल, नॉट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग को उल्टा उसको डालेगा तो ऑब्वियसली हम लोग को फुलफिल करने चाहिएगा हम लोग को नीड्स टू, सैलरी का भी और डेवलपमेंट का भी। सो इट इज नॉट कि ये नहीं हो सकता है कि हम लोग को फंड सूख जाएगा, वो नहीं है। सेम विद पंचायत, पंचायत अभी जीपीडीपी करके पंचायत करके क्यों हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में करना चाह रहा है और कर रहा है, क्योंकि फंड हम लोग घुसा नहीं सकता है, क्योंकि ऑल द स्कीम्स जो पीएनआरडी के अंदर में है, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, वो आप लोग को हमें घुसा नहीं सकता, क्योंकि आप लोग तो 6 शेड्यूल है, तो आप लोग उनको तो ये कुछ करना ही पड़ेगा इसे घुसाने के लिए। अरे आप काउंसिल में एलोकेशन, आपको अगर दिल है, आपको एक्चुअली सपोज 10 करोड़ है फॉर एग्जांपल, 10 करोड़ पीएनआरडी की तरफ से डालना है पैसा, 6 शेड्यूल एरिया में नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आपका मन है डालने के लिए, आपको मन है कि नहीं बेचारा जरूरी है ये लोग को ये 10 करोड़, तब तो आप इधर से डालो या साइड से डालो, ना कहां से डालो, ये पॉकेट में डालो ना ये पॉकेट में डालो, वो मतलब नहीं है ना, देने से तो हो गया ना। तो वो सेम 10 करोड़ को आप काउंसिल का एलोकेशन में बढ़ा के नेसेसरी अमेंडमेंट्स करके काउंसिल में दे देने से तो हो गया ना वो 10 करोड़ टू, वो पीएनआरडी के नाम से, पंचायत का नाम से ही ठूसना पड़ेगा, वो लोग का स्कीम का नाम से ही ठूसना पड़ेगा, वो बात तो नहीं है ना। काउंसिल में डाल दो, काउंसिल की तरफ से हम लोग को रेस्पेक्टिंग द काउंसिल, हम लोग को उसको अच्छा से हम लोग को विलेज काउंसिल में और हम लोग को टाउन कमिटी में हम लोग डाल के हम लोग करेगा विदाउट वायलेटिंग, विदाउट surrendering and without converting our 6th schedule under the Panchayati Act or the Municipal Act। इतना ही सिंपल है। अभी रात भी हो गया धीरे धीरे, इसलिए व्यूवर्स लोग भी थोड़ा लॉग ऑफ कर रहा है, बट बाकी अगर आपको ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट लगा और आने वाला दिन में और चाहिए, अगर ऐसा लाइव सेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज अपना ओपिनियन दीजिए, बोलोगे दैट वी कैन हैव मोर सच लाइव सेशंस। तो आने वाला दिन में शायद और थोड़ा इसको आगे लेके जाएगा, क्योंकि आजकल ये थोड़ा लंबा हो गया है अभी। बट थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, अभी भी बहुत लोग देख रहा है, सो आई डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स, सो इसलिए हम माफी चाहता है, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद में हम थोड़ा 1-2 पढ़ेगा, और अगर कुछ अच्छा इनपुट है जो हम यूज कर सकेगा नेक्स्ट टाइम में हम बात करने के लिए, तो हम डेफिनेटली उसको भी यूज करेगा। अगर कोई सजेशन से क्रिटिसिज्म भी है वो भी आप लोगों ने अगर शेयर करा तो डेफिनेटली वो भी हम माइंड में रखेगा। इतना बोल के आज के लिए हम ये बात को इधर खत्म करेगा, सेइंग दैट ओपोजिशन मेरे हिसाब से तो, मेरे ओपिनियन में तो, क्योंकि मैंने पोल रखा था कि ओपोजिशन इज अलाइव और डेड, इज द ओपोजिशन डेड इन इंडियन डेमोक्रेसी, येस और नो, आपने क्या वोट किया हम मालूम नहीं, बट फॉर मी ओपोजिशन इज नॉट डेड। Yes, many political parties surrender, many candidates surrender during election and बहुत चीज होता है, लेकिन opposition is not dead, because अगर एक भी व्यक्ति, एक भी आदमी अपना राइट्स के लिए सही चीज बोलता है, and not just for money, not just for black money, not just for jobs and schemes in return, in मतलब फेवरिज्म के जरिए, तो अगर सही बात रखने वाला एक भी बंदा है और हिम्मत है उसमें, तब तो ओपोजिशन इज डेफिनेटली अलाइव। बिकॉज ऑब्वियसली मतलब अगर उतना भी हम लोग को होप नहीं करेगा, नहीं रखेगा, तो देन यू नो मतलब डेमोक्रेसी को तो बाय बाय बोल देने से ठीक है, लेकिन नहीं है। आई नो ओपोजिशन इज अलाइव एंड किकिंग। हम भी है, आप लोग भी है, जो लोग कमेंट दे रहा है, जो लोग सही माइंडेड वाला लोग है, जो डरता नहीं है, जो मतलब अपना लाइफ जी लेता है, मतलब पैसा तो आ जाएगा जहां से भी, हार्ड वर्क करेगा तो पैसा तो कमाई, मतलब मेहनत का कमाई करने वाला अभी भी बहुत लोग है, आई एम प्रीटी श्योर इन दिस वर्ल्ड। सो इतना बोल के आज के लिए गुड नाइट। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी सो लेट एट नाइट। थैंक यू एंड बहुत जल्दी फिर मिलते हैं और एक लाइव सेशन में। थैंक यू।